हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमे हब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक न्यू सीरीज। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक छोटे से विलेज को दिखाने से होती है, जहां पर आरडी नाम का एक 10 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपना जन्मदिन मना रहा था। उसके पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आरडी बचपन से काफी होशियार और मैजिक यूज करने में काफी ज्यादा आगे होता है। वहीं आगे आरडी उन लोगों को खुश देखकर मन में कहता है कि आखिरकार सक्सेसफुली पुनर्जन्म लेने में कामयाब हो ही गया। गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरडी पिछले जन्म में काफी ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड था, जिसका आज आरडी के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, वो भी डीमन लॉर्ड की पूरी पावर के साथ में। इसलिए वो मार्शल आर्ट और मैजिक यूज करने में बाकियों से काफी ज्यादा अच्छा है। आगे होता ये है कि आरडी के पेरेंट्स उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, जिसके बारे में आरडी सोचता है कि मैं 10 साल का हो गया, इसके बावजूद भी मेरे विलेज में कोई भी फ्रेंड नहीं है, और इसलिए वो दोस्त बनाने के बारे में सोचता है। लेकिन उसके घर के बाहर खेल रहे बच्चे उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और भाग जाते हैं। और भागते भी क्यों ना, आरडी तो अभी भी उन्हें डीमन लॉर्ड की तरह घूर रहा था। अब ये देखकर आरडी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और मार्केट में जाकर 3 लड़कियों को सीधे सीधे उनके मुंह पर जाकर कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इसके बदले में मैं तुम्हारे कदमों में आधी से ज्यादा दुनिया रख दूंगा। अरे भाई, लड़कियों से ऐसी बात थोड़ी ना करते हैं, ये तो अभी भी अपने आप को डीमन लॉर्ड ही समझ रहा है। और फिर क्या, वो लड़कियां इस क्रीप समझ के वहां से भाग जाती हैं। अब ये देखकर हमको इतना तो समझ में आ ही जाता है कि अपना हीरो आरडी लोगों से घुलने मिलने में काफी अच्छा नहीं है। अब इन लड़कियों को वहां से भाग जाने के बाद आरडी को लगता है कि वो कभी भी दोस्त नहीं बना पाएगा, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह जंगल में जाकर अपने मैजिक का यूज करते हुए वहां पर काफी बड़े धमाके करता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। तभी सीन कट होता है और हम आंटी को घर के बाहर उदास बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके पास मेयर नाम का एक बंदा आता है, जो कि उससे पूछता है आखिर तुम उदास क्यों बैठे हो। आंटी बताता है कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे से बात ही नहीं करता। जिस पर मेयर कहते हैं कि तुम सही अप्रोच से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें बस काइंडनेस और रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। अगर तुम ये दोनों चीज सीख जाओ तो तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। अब ये सुनकर आर्य काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत लोगों को अप्रोच करने के लिए जाता है। तो इस तरह आरडी के पेरेंट्स मेयर से आरडी की सही सलाह देने के लिए थैंक्स बोलते हैं और उसे चाय पीने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर मेयर हैप्पीली एग्री करता है। तो दूसरी तरफ मेयर की बात मानकर आरडी 2 लड़कों को उसके साथ खेलने के लिए पूछता है। इसके बाद वो ये सेम चीज एक बार फिर उन्हीं 3 लड़कियों के साथ आजमाता है, जो कि पहले उससे डर के भाग गई थी। लेकिन बेचारा आरडी, उसको ये चीज ढंग से आती ही नहीं। इस बार भी वो ओवर एक्टिंग कर देता है और इस बार भी ऐसा ही होता है। वो तीनों लड़कियां आरडी को पागल समझ कर एक बार फिर से वहां से भाग खड़ी होती हैं और आरडी एक बार फिर से उदास हो जाता है और जंगल में कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे एक भालू खड़ा होता है, जिसे आरडी चुटकी बजाते जलाकर राख कर देता है। इसके बाद और भी एनिमल आरडी के पीछे आते हैं, जिन्हें आरडी चुटकी बजाती जलाकर राख कर देता है। तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए उड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है। वहां पर वो देखता है कि रीना नाम की लड़की व्हाइट एशियन वॉल्फ के सामने खड़ी थी। एशियन वॉल्फ लड़की पर अटैक करने वाला था कि तभी रीना अपने खतरनाक मैजिक स्पेल की मदद से व्हाइट वॉल्फ को राख कर देती है। और ये देखकर आरडी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की जितना उसने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल निकली। अब आरडी दोस्ती करने के लिए डिस्पेयर तो था ही, इसलिए वो फटाफट उस लड़की के पास जाकर उसकी तारीफ करते हुए उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर रीना पहले तो कुछ नहीं बोलती, जिससे आरडी को लगता है कि उसे डार रीना से दोस्ती के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन फिर रीना का सटाक सा जवाब आता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं किसी के साथ दोस्ती कर सकती हूँ। दरअसल गाइस, यहाँ पर रीना आरडी से भी ज्यादा शर्माती है किसी के साथ दोस्ती करने में, और इसलिए रीना वहां से भाग जाती है और आरडी एक बार फिर किसी से दोस्ती करने में फेल हो जाता है। तो दूसरी तरफ चाय पीते हुए मेयर की आरडी के पेरेंट के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और जब मेयर वहां से जा रहा होता है कि तभी रीना रोते हुए आकर मेयर के गले लग जाती है, क्योंकि उसे आरडी की अप्रोच जरा भी पसंद नहीं आई थी। तभी वहां पर आरडी भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि रीना असल में मेयर की बेटी है, जिसने उसे फ्रेंडली तरीका यूज करने लोगों से दोस्ती करने के लिए सजेशन दिया था। अब ये जानने के बाद तो आरडी रीना का पीछा ही नहीं छोड़ता, वो हर हाल में उसके साथ दोस्ती करना चाहता था।
लेकिन रीना उसे एक्सेप्ट नहीं करती और वो अपने मैजिक में आरडी पर यूज करती है, लेकिन उसे आरडी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब अगले सीन में जब रीना जंगल में भालू के साथ फाइट कर रही थी तभी वहां पर आरडी आता है और वो चांद तारों का एग्जाम्पल देकर दीवाने आशिक की तरह रीना की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जिससे तंग आकर रीना उसे क्रीपी समझकर वहां से चली जाती है। तभी सीन कट होता है और हम आरडी को उसके रूम में कैलकुलेट करते हुए देखते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ पर गलती हो रही है, जो रीना उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर रही है। तभी उसे बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि विलेज पर गोबलिन ने अटैक कर दिया था। आरडी अपने घर से बाहर आता है और वो देखता है कि गोबलिन उन्हीं 3 लड़कियों पर अटैक करने वाला है जो उसे देखकर डर के मारे भाग गई थी। वो अपने मैजिक का यूज करने वाला था कि तभी उसके डैड आकर गोबलिन को सबक सिखा देते हैं। आगे आरडी अपने डैड से इन सब के बारे में पूछता है, लेकिन उसके डैड कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही मेयर आकर उनको इन्फॉर्म करते हैं कि रीना अभी तक घर वापस नहीं आई है, जिसे सुनकर आरडी को याद आता है कि रीना तो उसे तंग आकर जंगल में और भी अंदर चली गई थी। वो सोचता है कि ये सब तो मेरी गलती के कारण हुआ है, इसलिए वो मेयर और अपने डैड से कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं रीना को सही सलामत लेकर आऊंगा। जिसके बाद वो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाता है और उसे उड़ता हुआ देखकर मेयर हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रीना कई गोब्लिन की ने घेर लिया था, जिनसे लड़ने के लिए रीना अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, लेकिन ये देखकर गोब्लिन का लीडर उसे कहता है कि तुम इतनी छोटी तलवार से इतने सारे गोब्लिन का मुकाबला कर पाओगी। वो ये भी कहता है कि तुम चाहो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को चिल्लाकर अपनी मदद करने के लिए बुला सकती हो, हम लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनकर रीना उदास हो जाती है क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके साथ सिर्फ उसके फादर मेयर थे, क्योंकि स्कूल के टाइम में रीना अकेली बड़ी हुई है, क्योंकि सारे स्टूडेंट उससे अजीब समझते थे, इसलिए रीना का कभी कोई दोस्त बना ही नहीं। अब इस चीज को एहसास होते ही रीना तलवार नीचे फेंकर गोब्लिन से कहती है कि तुम लोग जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, वैसे भी मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। जिसे सुनकर सारे गोब्लिन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और रीना पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल बनता है और सारे गोब्लिन रीना से दूर जाकर गिरते हैं और ये मैजिक करने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबूमोशा है, अपना आरडी था। जिसे देखकर रीना पहली बार उसका नाम पुकारती है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो वहीं आरडी को देखकर गोब्लिन का लीडर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब हम लोग तुम्हें भी नहीं जिंदा छोड़ेंगे। जिसे सुनकर आरडी सिर्फ अपनी आंखों की मदद से कई सारे छोटे मोटे गोब्लिन को निस्ते नाबूद कर देता है। जिसे देखकर लीडर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरडी उसे भी अपने छोटे मोटे गोब्लिन के पास भेज देता है और इस तरह से आरडी ने अपनी होने वाली प्रिंसेस की जान बचा ली। तो दूसरी तरफ मेयर को पूरा यकीन था कि अगर आरडी ने प्रॉमिस किया है तो वो रीना को सेफली जरूर वापस लेकर आएगा, लेकिन इस तरफ रीना काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो गोब्लिन के हाथों मरना चाहती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था और ना ही उसके कोई फ्रेंड्स थे। जिस पर आरडी उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी कंडीशन भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, मैं भी ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारे साथ बात करने में मुझे खुशी महसूस होती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। अब आरडी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर रीना पिघल जाती है और दोस्ती करने के लिए मान जाती है और इस तरह दोनों का मिशन सक्सेसफुल होता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आरडी को उठाने के लिए रीना उसके सीधे रूम में आकर उसके बगल में सो जाती है, जिसे देखकर आरडी को बेचारा शौक हो जाता है और रीना को मेहनत सिखाने की लगता है। किसी भी लड़की को इस तरह किसी लड़के के रूम में नहीं आना चाहिए, लेकिन रीना उसे कहती है कि हमें एकेडमी ऑफ मैजिक ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर आरडी बेचारा कुछ नहीं कह पाता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आरडी और रीना को दिखाने से होती है वे दोनों वहाँ के एक मशहूर मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आए थे। वहीं उन दोनों को देखकर हेडमास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स काफी मशहूर मैजिशियन हैं, इसीलिए हेडमास्टर दिल खोलकर उन दोनों को अपने मैजिकल स्कूल में वेलकम करते हैं। आगे हेडमास्टर ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, लेकिन तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर आरडी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहता है क्योंकि वो अपनी मैजिकल स्किल हेडमास्टर को दिखाना चाहता था, जिसमें रीना भी उसका साथ देती है। तो वहीं थोड़ी देर बाद जब स्कोर बोर्ड पर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो उसमें रीना के काफी अच्छे नंबर से पास हो जाती है, लेकिन अपना हीरो आरडी जिसके एग्जाम में 0 नंबर आए थे वो भी पास हो जाता है और ये बात उसे काफी अजीब लगती है।
उसे लगता है कि जरूर उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी यहाँ पर हेडमास्टर आते हैं और वो इन दोनों को एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, लेकिन आरडी को समझ नहीं आ रहा था कि वो 0 नंबर आने के बावजूद भी पास कैसे हो गया। जिस पर हेडमास्टर बताते हैं कि तुम्हारे 0 नंबर इसलिए आए क्योंकि तुमने टेस्ट में एक भी क्वेश्चन का जवाब आंसर ठीक नहीं दिया। जिसे सुनकर आरडी हैरान रह जाता है, मगर अभी भी क्वेश्चन तो वही था कि 0 आने के बावजूद पास कैसे हो गया। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं कि भले ही तुमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दिया, लेकिन जिस बारीकी से तुमने आंसर लिखे हैं ना, वो हमें काफी पसंद आया और इसलिए तुम्हें भी रीना के साथ यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद हेडमास्टर सभी स्टूडेंट को आरडी के पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि उन्होंने करीब 10 साल पहले सिटी के लोगों को एक काफी बड़े ड्रैगन से बचाया था और इसलिए सब लोग आरडी की वाहवाही करने लगते हैं। तो वहीं दूर से एक लेडी इन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी सीन कट होता है और हम आरडी और रीना को बात करते हुए देखते हैं। रीना यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि स्कूल में एडमिशन मिल गया था, लेकिन आरडी को डर लग रहा था कि वो स्कूल में शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन रीना की स्माइल देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। आगे वो दोनों जैसी क्लास में एंटर होते हैं तब क्लास की सारी लड़कियां आरडी को घेर लेती हैं और सारे लड़के रीना को। वे लोग उनके साथ दोस्ती करना चाहते थे। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन लोगों की पॉपुलैरिटी से जलन हो रही थी। वहीं पर स्पेंसर नाम का एक घमंडी लड़का एक गरीब गाय जैसे दिखने वाली लड़की को तंग कर रहा था। वो उस बेचारी लड़की को एक जोरदार चांटा भी लगा देता है। उसके हिसाब से वो लड़की एंट्रेंस टेस्ट में किसी के साथ सोकर पास हुई है। ये देखकर रीना और आरडी उस लड़की के लिए खड़े होते हैं और स्पेंसर से कहते हैं कि तुम उस लड़की से माफी मांगो। जिस पर स्पेंसर कहता है कि मैं किसी से माफी वाफी नहीं मांगने वाला हूँ। दरअसल उस लड़के के फैमिली वाले स्पेंसर के घर में काम करते हैं, यानी कि वो लड़की स्पेंसर की सर्वेंट हुई। लेकिन इससे आरडी और रीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग फिर भी स्पेंसर को माफी मांगने के लिए कहते हैं। जिस पर स्पेंसर आरडी को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। जिस पर आरडी मान जाता है, लेकिन रीना आरडी से कहती है कि स्पेंसर काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने लेवल 1 छोटी सी एज में अचीव कर लिया था। तभी एंट्री होती है लेडी एलोविया की, जो उनकी क्लास टीचर होती है, जिसे देखकर आरडी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि पिछले जन्म में लेडी ओलिविया उसकी बेस्ट जनरल में से एक थी और अगर उसे पता चल गया कि वो डीमन लॉर्ड है तो उसका भंडार फूट जाएगा और इसलिए वो उसके साथ काफी नरमी से बात करता है। वहीं लेडी एलोविया ने स्पेंसर और आरडी की फाइट के बारे में सुन लिया था, इसलिए वो भी उन लोगों को फाइट करने के लिए परमिशन दे देती है। जिसके बाद अगले सीन में हम सारे स्टूडेंट को ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर स्पेंसर और आरडी की फाइट होने वाली है। तो वहीं आरडी मन में सोचता है कि वो कैसे चैलेंज को जीतेगा बिना एलोविया की नजर में आई। तभी स्पेंसर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि वो आरडी से कहता है कि मैं तुम्हें पहले माफ करने वाला था, लेकिन अब लेडी एलोविया भी चाहती है कि हम लोग फाइट करें, तो अब मैं तुम्हें मेरी मैजिक से कोई नहीं बचा सकता। बस इतना कहते ही वो फायर मैजिक से अटैक कर देता है, जो कि काफी पावरफुल था। लेकिन इससे आरडी को खरोच तक नहीं आती। वो एक प्रोटेक्शन वॉल को बनाकर आसानी से बच जाता है। अब ये देखकर स्पेंसर कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन तुम्हें तो कुछ बात है। इसके बाद वो मेगा फ्लैम्स गीगा फ्लैम्स नाम के मैजिक्स में आरडी पर अटैक करता है, लेकिन आरडी की प्रोटेक्शन वॉल उससे काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिससे आरडी को एक खरोंच तक नहीं आती। लेकिन अब तक आरडी समझ चुका था कि जो फ्लेम स्पेंसर ने यूज किए हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल फ्लेम्स थी, ना कि कोई मेगा ना कि गीगा। और इसलिए अब आरडी स्पेंसर को रियल गीगा फ्लेम्स के दर्शन करवाता है, जिसके पावर के आगे स्पेंसर टिक नहीं पाता और हार मान लेता है। तो वहीं ये सब देखकर लुवी एकदम सस्पिशियस स्माइल करती है। इसके बाद रीना स्पेंसर से कहती है कि उस लड़की से माफी मांगो और कहती है कि आज के बाद कभी भी उस लड़की को परेशान मत करना। और साथ ही में वो लड़की इन दोनों को उससे बचाने के लिए थैंक्स भी बोलती है। तो वहीं आरडी पूरी तरीके से भूल गया था कि ओलिविया पूरे मैच में उसी को देख रही थी। इसके बाद ओलिविया कहती है कि तुमने एक साथ 2 स्पेल का यूज कैसे कर लिया। अब इसे सुनकर सारे स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके टाइम में एक साथ 2 स्पेल को कोई भी यूज नहीं कर पाता। दरअसल आरडी ने गीगा फ्लेम्स के साथ प्रोटेक्शन बॉल का स्पेल का भी यूज किया था, ताकि स्पेंसर को कोई चोट ना आए। अब लेडी ओलिविया की बातें सुनकर आरडी दंग रह जाता है और कुछ नहीं कह पाता। लेकिन लेडी ओलिविया ये कहकर जाने लगती है कि छोड़ो, मैं इसके बारे में पता लगा लूंगी। जिसके बाद सीन कट होता है और लेडी ओलिविया सभी को बताती है कि आपसे थ्योरी क्लास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फील्ड ट्रेनिंग ही होगी। जिसके बाद वो सभी को 3 दिन का ग्रुप बनाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सारे लोग एक बार फिर से आरडी और रीना से चिपक जाते हैं उनके साथ ग्रुप बनाने के लिए। तभी आरडी उसी लड़की को अकेला खड़ा देखता है जिसे देखकर स्पेंसर तंग कर रहा था। तभी रीना आरडी से पूछती है कि
क्या हम उस लड़की को अपने साथ ग्रुप में ले सकते हैं? जिस पर आरडी हाँ में जवाब देता है और रीना उस ग्रुप में शामिल हो जाती है। आगे वो लड़की अपना नाम जेनी बताती है। फिर एक बार सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लेडी ओलिविया सभी स्टूडेंट को एक अंडर ग्रैब में लेकर आई होती है। वो उन लोगों को बताती है कि तुम्हें अंदर जाकर ब्लैक वोल्फ मॉन्स्टर को सामना करना है, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। वहीं लेडी ओलिविया आरडी से पूछती है कि तुम्हारे लिए तो ये काफ़ी आसान होगा, है ना? जिसे सुनकर आरडी कहता है कि देखते हैं, और फिर वो जेनी और रीना को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने ढेर सारे ब्लैक वुल्फ मॉन्स्टर आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर जेनी नीचे गिर जाती है। लेकिन आरडी और रीना मिलकर सारे ब्लैक मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देते हैं। ये देखकर जेनी को काफी बुरा लगता है कि वो किसी काम की नहीं है, वो तो सबके ऊपर एक तरीके की बोझ है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन था, जिसे देखकर आरडी को लगता है कि कुछ करना चाहिए। और फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत मैजिक सिखा सकता हूँ। जिस पर जेनी पहले तो डर के मारे मना करने लगती है, लेकिन जब रीना उसे कहती है तो मान जाती है। और फिर आरडी जेनी को मैजिक यूज करने के बेसिक सिखाने लगता है और डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाता है, लेकिन जेनी इसे ठीक तरीके से नहीं कर पाती और वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। और इस अंडर कॉन्फिडेंट का कारण उसके फ्लैशबैक में छुपा हुआ है, क्योंकि स्पेंसर और उसके दोस्त बचपन से उसे बुली करते आ रहे हैं और उसी के कारण उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो गया है। और इसलिए आरडी उसी स्पिरिट सर्कल के बारे में बताता है, जिसका यूज करके वो उनकी तरफ आने वाले ब्लैक बुल को काफी आसानी से राख में बदल देता है। तो वहीं इस मैजिक के बारे में तो रीना को भी नहीं पता होता कि भाई ये कौन सा मैजिक है। आरडी कहता है कैसे पता होगा, इस मैजिक को तो मैंने क्रिएट किया है। जिसे सुनकर जेनी और रीना दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी मैजिक स्पेल को बनाना आसान नहीं होता। जिसके बाद आरडी दोनों को स्पिरिट सर्कल मैजिक यूज करना सिखाने लगता है और उसका यूज करके जेनी काफी आसानी से बुल्फ को ढेर कर देती है। इसके बाद उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। अब इसके बाद जब वे लोग आगे जा रहे थे कि तभी अचानक से वे लोग एक टनल में गिर जाते हैं, जिसे देखकर आरडी समझ जाता है कि यह जगह और किसी की नहीं बल्कि फ्लावर बॉस की है, यानी कि सारे ब्लैक वॉल्फ के लीडर की। तभी वहां पर फ्लावर बॉस अपेयर होता है, जो कि काफी डेंजरस होता है, जिसे देखकर आरडी एक के बाद एक स्पिरिट सर्कल मैजिक का यूज करके उसकी हालत पतली कर देता है और फिर फाइनल अटैक जेनी को करने के लिए कहता है, जिस पर जेनी डर जाती है और वो उसे मना कर देती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आरडी उसे मोटिवेट करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और फिर वो तो आगे आकर स्पिरिट सर्कल का यूज करके एकदम बेहतरीन ढंग से फ्लावर बॉस को ठिकाने लगाने लगती है। दरअसल वो ऐसा करके स्पेंसर का सारा गुस्सा फ्लावर बॉस पर निकाल रही थी और फिर आखिरी में वे सब लोग मिलकर फ्लावर बॉस को हरा देते हैं और उसके बाद वो उसके सींग लाकर लेडी ओलिविया के सामने पेश करते हैं, जिसे देखकर स्पेंसर कहता है कि ये लोग पक्का झूठ बोल रहे हैं। और ये सुनकर जेनी स्पेंसर को जोरदार चांटा लगा देती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि अब ये जेनी पहले जैसी जेनी नहीं रही जो स्पेंसर से डरा करती थी। आगे स्पेंसर कुछ कर पाता तभी रीना उसके ऊपर कूड़ा डाल देती है और स्पेंसर वहां से भाग खड़ा होता है। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आरडी को हेडमास्टर के ऑफिस में दिखाने से होती है। दरअसल आरडी की मैजिकल परफॉर्मेंस को देखकर हेडमास्टर से आने वाले मैजिकल कंपटीशन में स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, जिस पर आरडी पहले तो साफ मना करता है, क्योंकि वो अपने मैजिक से सिर्फ दूसरों का भला करना चाहता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि किंगडम की क्यून स्कूल को काफी कम फंडिंग देती है और ये कंपटीशन जीतने के बाद उनकी फंडिंग बढ़ जाएगी। इससे इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट का ही फायदा होगा। अब ये सुनकर आरडी कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तभी लेडी ओलिविया आरडी से कहती है कि मेरा छोटा भाई भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, वो भी किसी की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन छोड़ो, कल के बाद देखते हैं कि तुम क्या फैसला लेते हो। इसके बाद आरडी कॉरिडोर में गुजरते हुए सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। कहीं अगर उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया तो हेडमास्टर कहीं उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल न कर दें। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जेनी वहां पर आकर डायरेक्ट आरडी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिसे सुनकर अपना आरडी, जिसे आज तक किसी लड़की ने ठीक से बात नहीं की, वो थोड़ा सा नर्वस होने लगता है और इसके कारण वो जेनी को मना करने के बारे में सोचता है। लेकिन जेनी का इतना क्यूट सा चेहरा देखकर अपना सख्त लौंडा पिघल जाता है
और तुरंत मान जाता है। और तभी रीना वहां पर आकर उन दोनों के साथ डेट पर चलने के लिए जिद करने लगती है, जिसे देखकर जेनी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि आरडी जैसे कूल बंदे को किसी एक लड़के के साथ नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स के साथ डेट पर जाना चाहिए। जिसे सुनकर रीना तुरंत ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद वो तीनों मस्त तैयार होकर मार्केट में मिलते हैं और फिर थिएटर में एक प्ले देखने के लिए जाते हैं। तो वहीं प्ले के दौरान रीना और जेनी आरडी से चिपकने लगते हैं और उनकी बॉडी को देखकर आरडी के सोए हुए अरमान खड़े होने लगते हैं, लेकिन वो तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। तभी उसे एहसास होता है कि थिएटर में जो प्ले चल रहा है वो दरअसल उसकी पास्ट लाइफ जैसा है, जिसमें लाडिया और उसका अफेयर दिखाया जाता है। जिसे देखकर आरडी मन में कहता है कि लाडिया कभी ऐसी नहीं थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियल लाडिया प्ले में दिखाई गई लाडिया से एकदम अपोजिट है। तो वहीं थिएटर से बाहर निकलने के बाद जब वे लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के लिए तरफ जा रहे थे, तभी आरडी कुछ लोगों को बात करती हुए सुनता है कि वे लोग सिटी की क्वीन को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। जिसे सुनकर आरडी और रीना चौंक जाते हैं और उन लोगों को पीछे जाकर उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें रीना और जेनी भी उसका साथ देती हैं। जिसके बाद सारे बुरे लोग एक अंधेरे टनल में एंटर होते हैं और ये तीनों भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि बुरे लोगों ने ये काफी बड़ा मैजिकल सर्कल तैयार किया है कि उनको उसी गद्दी से हटाने के लिए। अब इसके बारे में रीना और जेनी को बताने वाला था कि तभी वे लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें लीडर के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर बड़े से मैजिकल सर्कल को देखकर आरडी उन लोगों का प्लान काफी अच्छी से समझ चुका था, जिसके बाद वो उनका प्लान उन्हीं को समझाने लगता है। यह देखकर लीडर मैजिकल सर्कल का यूज करके आरडी को जलाने की कोशिश करता, लेकिन ये छोटी मोटी फ्लेम्स आरडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ये देखकर लीडर हैरान रह जाता। जिसके बाद आरडी बड़े से मैजिकल सर्कल को एक ही मैजिकल हमले से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे देखकर बुरे लोग समझ जाते हैं कि आरडी कोई मामूली इंसान तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लीडर आरडी और लड़कियों को मारने की धमकी देता है, जिससे उनका आरडी कहता है कि तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझसे हाथापाई कर सको। जिसके बाद वो चुटकी बजाकर सभी लोगों को लाइटिंग से अटैक करता है, जिसके चलते लगभग सभी बुरे लोग बेहोश होने लगते हैं। लेकिन लीडर अभी भी होश में था और काफी गुस्से में भी। जिसके बाद लीडर अपने असली रूप में यानी डीमन के रूप में ले लेता है और फिर लाइटनिंग बस्ट को यूज करके वहां से टनल बनाता है और फिर वहां से उड़ते हुए बाहर निकल जाता है। अब ये देखकर आरडी उसके पीछे जाने को कहता है, लेकिन लड़के कहती हैं कि वो डीमन है, वो उड़ सकता है, हम इंसान हैं, हम नहीं उड़ सकते। जिस पर आरडी कहता है कि बाकी इंसान का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उड़ सकता हूँ। तो वहीं डीमन ऊपर आने के बाद एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर लेता है, जिसे देखकर सिटी के बाकी सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और तभी आरडी बाहर आता है और ये सब देखकर मन में कहता है कि डीमन का डर अभी भी लोगों में फैलने लगा है और अब मेरे पास और कोई चोट नहीं बची। जिसके बाद वो ऊंची आवाज में सभी लोगों को अपना और अपने पेरेंट्स का नाम बताते हुए कहता है कि आप सभी लोग उन्हें जानते ही होंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। जिस पर डीमन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मेरे पास एक लड़की हॉस्टेज है। जिस पर आरडी कहता है कि क्या बात कर रहे हो यार, दिखाओ जरा, मुझे तो कोई लड़की नहीं दिख रही। तभी रिवील होता है कि लड़के किडनैप करना ये सब आरडी का एक इल्यूजन था, जिसे देखकर डीमन दंग रह जाता है कि कोई इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसके बाद डीमन आरडी पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरडी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो फ्लैश ऑफ बेबीलोन का यूज करके डीमन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद जिस बच्ची की जान आरडी ने बचाई थी उसकी माँ आरडी को थैंक्स बोलती है और आसपास के सभी लोग आरडी की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज हमने ग्रेट मैजिशियन पेरेंट्स के बेटे की मैजिकल पावर देखी जो कि काफी खतरनाक है और फिर सभी लोग आरडी को हवा में उछालने लगते हैं। इसे देखकर रीना और जेनी कहती हैं कि शायद हमने कुछ मजेदार मिस कर दिया, शिट यार। जिसके बाद सीन कट होता है और हम आरडी, रीना और जेनी को क्यून के सामने देखते हैं। यहाँ पर उनका सामना किया जाने वाला था, तो वहीं आरडी सोचता है कि ये तो अच्छा मौका है, मैं क्यून से मेरे मैजिकल स्कूल के बजट को इंक्रीज करने के लिए कह सकता हूँ, इसलिए मुझे कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे नम्रता और शांति से बात करनी होगी। मगर तभी रीना क्यून को उसके नाम से पुकारती है, जिसे सुनकर दरबार में मौजूद सारे लोग रीना के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। मगर तभी रिवील होता है कि रीना तो क्यून की बचपन की दोस्त है और इसलिए क्यून सभी को वार्न करती है कि रीना के साथ अच्छे से पेश आया जाए, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब क्यून और रीना एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए क्यून यहाँ पर आरडी के साथ एक छोटा सा मजाक करती है। दरअसल वो मजाक मजाक में आरडी के साथ शादी करने के लिए कहती है और इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि मैं आरडी के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। जिसे सुनकर आरडी और रीना इसके लिए साफ साफ मना करने लगते हैं। अब मस्ती मजाक हो जाने के बाद
क्यून आरडी को पेंटागन क्लास का मेजर डिक्लेयर करती है, जिसे सुनकर दरबार के सभी लोग क्यून को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पेंटागन क्लास का मेजर किसी नॉर्मल इंसान को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। और तभी आरडी भी इस रिवार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई पेंटागन क्लास का मेजर नहीं बनना, बल्कि आप तो खाली बस मेरे स्कूल का बजट इंक्रीज कर दो, जिससे वहाँ पर पढ़ रहे सभी स्टूडेंट को भला हो सके। अब ये बात सुनकर तो क्वीन आरडी को और भी ज्यादा लाइक करने लगती है और इसलिए वो उसे पेंटागन क्लास का मेजर बनने के साथ साथ स्कूल का बजट भी इंक्रीज कर देती है। और क्यून यहाँ पर ही नहीं रुकती, इसके बाद वो रीना को भी पेंटागन क्लास का मेजर डिक्लेयर करती है और जेनी को भी ट्रायंगुलर क्लास का मेजर बना देती है। साथ ही में वो उन लोगों को अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की टुकड़ी को ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब ये सब सुनकर आरडी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लोगों के बीच में पॉपुलर होना जरा भी पसंद नहीं था। तभी सीन कट होता है और हम बुरे लोगों की मीटिंग दिखाई जाती है। वे लोग आरडी के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही में हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उन लोगों के पास काफी खतरनाक मॉन्स्टर है, जिसका इस्तेमाल वो क्वीन को मारने के लिए करने वाले हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारे एनीमे पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को दिखाने से होती है, एकदम टोटा। वो अपने हीरो आरडी को प्रपोज करती है। जब से लड़की को पता चला है कि आरडी इतना स्ट्रांग है, सब की सब उसके पीछे पड़ गई हैं। वो उसे उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिस पर आरडी मना करते हुए कहता है कि वो अभी किसी भी रिलेशन में आने के लिए इमोशनली तैयार नहीं है। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार हम दोनों साथ में सो लें, उसके बाद तुम अपने आप रिलेशन में आ जाओगे। अरे भाई साहब, वे लोग बात ही कर रहे थे कि तभी रीना वहां पर आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर काफी गुस्सा होती है, जिसे देखकर वो लड़की तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है। उसके बाद आरडी रीना से उसको बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन रीना अभी भी इस बात के लिए गुस्सा आती है और इसलिए वो वहां से चली जाती है। तभी सीन कट होता है और हम हेडमास्टर और जेसिका नाम की टीचर को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जेसिका हेडमास्टर से कहती है कि अब आपको किस बात की चिंता, आंटी के कहने पर प्रिंसिपल ने हमारा स्कूल का बजट भी बढ़ा दिया। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं कि बात वो नहीं है, मैं आरडी को टीचर बनाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी स्किल स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी के टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसलिए मैं चाहता था कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत जाए, जिसके कारण बाकी के टीचर उसे टीचर के रूप में एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आरडी ने तो कंपटीशन में हिस्सा लेने से साफ साफ मना कर दिया है। अब ये बात सुनकर जेसिका हेडमास्टर से पूछती है कि क्या मैं आरडी को मनाने की कोशिश करूं, जिस पर हेडमास्टर तुरंत उसे हाँ कर देते हैं। अगले सीन में जब आरडी अपने रूम में आराम कर रहा था, तब वहाँ पर जेनी आती है। उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे। दरअसल वो यहाँ पर आरडी को सीड्यूस करने आई होती है, इसलिए वो आरडी के करीब आकर कहती है कि अगर मैं कहूँ कि आज तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो तो तुम क्या करोगे। अब ये सुनकर आरडी के होश उड़ जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ रीना को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने आज आरडी के साथ ठीक से तरीके से बात नहीं करी थी और इसलिए वो आरडी को मनाने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज करती है। तो दूसरी तरफ जेनी और आरडी के बीच में कुछ होने वाला था कि तभी रीना दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और बिना देखे आरडी से माफी मांगने लगती है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है भाई साहब, तब वो जोर से चीखती है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, और वो रूम में रखी सारी चीजें आरडी की तरफ फेंक कर मारती है। तभी जेनी उसे रोककर पूछती है कि इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी इतनी सुंदर ड्रेस में। जिस पर रीना बताती है कि मैं आरडी से माफी मांगने के लिए आई थी और ऐसी ड्रेस में रीना के आरडी के मॉम के कहने पर पहनी है। जिसके बाद आरडी को लेकर दोनों की लड़कियों के बीच में बहस होने लगती है। यहाँ पर रीना का कहना था कि जेनी की वजह से आरडी पूरे स्कूल में पॉपुलर हो गया है और सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई हैं। तो वहीं जेनी का कहना होता है कि रीना आरडी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। अब ये बात चली रही थी कि दोनों लड़कियां फाइट के बारे में बात करती हैं, यहाँ तक कि जेनी कहती है कि अगर मैं हार गई ना तो पूरी सिटी में बिना कपड़ों के घूमूंगी। यहाँ पर रीना भी कहती है कि अगर मैं हार गई ना तो ना सिर्फ बिना कपड़ों के सिटी में घूमूंगी, बल्कि अपने नाक से पैनकेक भी खा के दिखाऊंगी। अब ये सब सुनकर आरडी का भेजा गर्म हो जाता है। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम दोनों की दोनों। वो डांट कर उन दोनों को नीचे बिठा देता है और कहता है कि ये भी कोई झगड़ा करने की बात है क्या, और अभी तुम दोनों ने एक दूसरे से माफी नहीं मांगी ना तो मैं आज रात का डिनर तुम दोनों के साथ नहीं करूंगा। जिससे सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे से माफी मांगती हैं। तभी एंट्री होती है जेसिका की। उसे दोनों लड़कियों की फाइट करने की बात सुन ली थी और इसलिए वो उन दोनों को
आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, जिसे एक तीर से दो निशाने लगाए जा सकते हैं, यानी कि पहले तो रीना और जेनी के बीच में कौन आरडी के लिए बेहतर होगा साबित हो जाएगा, और दूसरा अगर तुम दोनों में से कोई कंपटीशन जीतता है तो आरडी की रेपुटेशन स्कूल में और बढ़ जाएगी, और इसके कारण हेडमास्टर काफ़ी आसानी से आरडी को टीचर की पोजीशन दे पाएंगे और बाकी के टीचर को इससे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन पहले जैसा आरडी ने कहा था कि वो अपनी पावर का सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए यूज करना चाहता है, ठीक वही बात रीना भी कहती है कि वो अपनी पावर का सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए यूज करना चाहता है। लेकिन तभी जेसिका कहती है कि अगर आरडी टीचर बन गया ना तो उसे काफी लग्जरियस आउटफिट पहनने के लिए मिलेगा, क्या तुम लोग आरडी को उस आउटफिट में नहीं देखना चाहती। अब दोनों ही लड़कियां जेसिका की बात सुनती हैं तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती हैं और आरडी बेचारा कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हमें डायरेक्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे थे। तो वहीं कंपटीशन की कमेंट्री करने के लिए मेयर यानी रीना के डैड और आरडी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अब मेयर तो यहाँ पर अच्छी कमेंट्री कर रहे थे और अपने राय भी दे रहे थे, लेकिन अपने आरडी के पेरेंट्स वो अपने अलग ही दुनिया में थे। आरडी की मॉम गेम तो नहीं देख रही थी, वो स्कूल की यूनिफॉर्म देखकर एक्साइट हो रही थी और एक अपने लिए बाय करने के लिए कह रही थी, जिसे सुनकर आरडी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं इनका कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ हमें रीना दिखाई जाती है, वो थोड़ी सी नर्वस होती है क्योंकि अगली बारी उसी की होती है। इसके बाद जब फाइट करने के लिए ग्राउंड पर आती है तब आरडी उसे देखकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इसे देखकर मुझे डर लग रहा है कहीं ये जीत ना जाए, प्लीज इसे हरा देना और मैं आपको 10 लड्डू के पैकेट चढ़ाऊंगा, क्योंकि उसे स्कूल में टीचर की पोजीशन नहीं चाहिए थी। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और सामने वाली लड़की रीना पर अटैक करती है, लेकिन रीना उससे बचकर स्प्लिट सर्कल मैजिक का यूज करके उस लड़की को हराने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जब रीना वापस जा रही थी तभी सामने से जेनी आती है और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वे लोग फाइनल में जरूर मिलेंगे। आगे एपिसोड फास्ट फॉरवर्ड होता है, जिससे रीना और जेनी दोनों अपने ओपोनेंट हराते हुए फाइनल में पहुंच जाते हैं। अब फाइनल मैच रीना और जेनी के बीच में होने वाला था, जिसे देखकर मेयर इमोशनल हो जाता है और कमेंट्री करने वालों बोलता है कि रीना इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई सिर्फ और सिर्फ आरडी की वजह से। वो बचपन से रीना को स्किल और मैजिक स्पेल सिखाते आ रहा है। वो ये भी कहता है कि मेरे ख्याल से आरडी फ्यूचर में एक अच्छा लीडर साबित होगा। जिसके बाद रीना और जेनी ग्राउंड पर आते हैं, जिन्हें देखकर लेडी ओलिविया कहती है कि इस मैच को देखने लायक होगा। तभी आरडी को कुछ तो बुरा महसूस होता है और तो वही फाइट शुरू होने वाली थी कि तभी एक अनजान शख्स ऑडियंस में से खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके साइड में बैठी हुई लड़की जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद वो आदमी अपने असली रूप में यानी कि डेमन के रूप में आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके जैसे कई सारे डेमन पहले स्टेडियम में मौजूद थे और अभी लोग वहां पर तबाही मचाने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, तभी जेसिका आरडी और ओलिविया के पास जाकर उन्हें बताती है कि डेमंस ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया है और अब हम लोगों को अलग अलग जाकर उन्हें रोकना होगा। तुम फटाफट से सिटी में बाकी लोगों को जान बचाने जाओ, मैं रीना और जेनी को सेफ जगह पर लेकर जाती हूँ। वहीं सब लोग के वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि आरडी जेसिका को शक भरी निगाहों से देखकर वहां से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जेनी और रीना अपने पूरे पोटेंशियल से डीमन के साथ लड़ने लगती है, मगर जेनी कुछ टाइम बाद डीमन के साथ लड़ नहीं पाती और रीना फिर उसकी मदद करती है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और पत्थरों की मदद से ये क्रिस्टल का मॉन्स्टर अपेयर होता है, जिसे जेनी और रीना एक साथ हमला करती हैं, लेकिन मॉन्स्टर खरोच तक नहीं आती और इसके बाद वो मॉन्स्टर इन दोनों पर अटैक करने वाला था कि तभी मेयर बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद मेयर अपने खतरनाक और जबरदस्त मैजिक की मदद से मॉन्स्टर के सारे क्रिस्टल को टुकड़ों में बदलकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और मैडम जेसिका पीछे से आकर मेयर की जान ले लेती है। बूम! ये देखकर रीना को काफी ज्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेसिका असल में एक डीमन है और वो यहाँ पर रीना को किडनैप करने के लिए आई है और इसे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस रीना और जेनी को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था और वो रीना को आसानी से पकड़ जाए, इसलिए उसने आरडी को यहाँ से दूर भेज दिया। अब ये सब जानने के बाद जेनी जेसिका को अटैक कर देती है, लेकिन जेसिका की प्रोटेक्शन वाली के कारण उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद जेसिका के एक हमले से जेनी दूर जाकर गिरती है और फिर जेसिका रीना को धक्का देती है कि अगर वो उसके साथ नहीं आई तो वो जेनी को खत्म कर देगी, जिसे सुनकर रीना अपने फ्रेंड को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन जेसिका के सामने वो टिक नहीं पाती
और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद जेसिका उड़ते हुए रीना को अपने साथ लेकर चली जाती है और जेनी कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग आंडी अपनी हीलिंग पावर की मदद से मेयर को ठीक करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद आंडी पूछता है कि वहां पर क्या हुआ था। तो मेयर बताते हैं कि जेसिका, जो कि असल में डीमन ड्रैगन है, उसने रीना को किडनैप कर लिया है। इसके बाद सीन कट होता है और हम आंडी के पेरेंट्स मेयर और हेडमास्टर को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जेसिका वही ड्रैगन है जिसने हजारों साल पहले लगभग पूरी दुनिया को खत्म ही कर डाला था। तो वही हेडमास्टर को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जेसिका वापस क्यों आई है और उसने रीना को किडनैप क्यों किया है, जिस पर आरडी कहता है कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें सबसे पहले रीना को वापस लेकर आना होगा। जिस पर सुनकर मेयर भी उसकी साथ देने के लिए बात करता है और इसलिए मेयर और आरडी के डैड आरडी को रॉयल ट्रेजर में लेकर आते हैं। मेयर आरडी से कहती हैं कि यहाँ पर तुम्हें सभी प्रकार के वेपन मिलेंगे जिसका तुम जेसिका के साथ फाइट करने में इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर आरडी वेपन लेने के लिए जाता है और इस दौरान मेयर और आरडी के डैड बातों से हमें पता चलता है कि रीना का कुछ ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में आरडी को कुछ पता नहीं है। वो आरडी को नहीं बताना चाहते क्योंकि अगर वो बात आरडी को पता चल गई ना तो वो रीना को छोड़कर भी जा सकता है। और मेयर ऐसा नहीं चाहते क्योंकि बचपन से रीना अकेली बड़ी हुई है, लेकिन आरडी के लाइफ में आने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गई है और फिर उससे वो खुशी नहीं छीनना चाहते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरडी रीना से प्रॉमिस करता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन तभी वो अचानक से गायब हो जाता है और ये देखकर रीना घबरा जाती है और आरडी को आवाज लगाने लगती है। अगले ही पल हमें पता चलता है कि वो सिर्फ रीना का सपना था। रीना को जेसिका की एक माउंटेन पर कैद करके रखा हुआ था। आगे जेसिका रीना से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा ब्लड लेने के लिए कैद करके रखा हुआ है, जिसे सुनकर रीना को कुछ याद आता है, लेकिन क्या उसके बारे में हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। जिसके बाद जेसिका ऑर्फेन ऑफ कोस नाम के एक मॉन्स्टर को रेवल करती है जो कि ठीक रीना के पीछे खड़ा था। आगे जेसिका ये भी बताती है कि ये मॉन्स्टर इविल गॉड का एक अंश है जिन्हें हजारों साल पहले डीमन लॉर्ड ने यानी आरडी ने खत्म कर दिया था, लेकिन अब तुम्हारा ब्लड लेने के बाद हम रेविल गॉड को फिर से जिंदा करके इस दुनिया में तबाही मचा देंगे, क्योंकि प्यार दोस्ती वगैरह जैसा कुछ नहीं होता, सब झूठ है। जिसे सुनकर रीना कहती है कि अच्छा थोड़ी देर रुको, आरडी मुझे बचाने आने वाला होगा। जिस पर जेसिका कहती है कि अच्छा आरडी, हाँ जानती हूँ उसके पास काफी ज्यादा पावर है, लेकिन आखिरकार है तो वो एक इंसान ही ना, मैं उसे काफी आराम से संभाल लूंगी। साथ ही में जेसिका ये भी कहती है कि क्या तुमने सोचा अगर आरडी को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला तो वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। जिसे सुनकर रीना बेचारी उदास हो जाती है। जिसके बाद जेसिका रेवल स्टार्ट करती है और मॉन्स्टर रीना को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सीन कट होता है और हम आरडी को देखते हैं, वो मैजिकल सूज और एक छड़ी लेकर रीना को बचाने के लिए आने ही वाला था। तभी जेनी उसे रोकर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन आरडी उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वहां पर उसकी जान को खतरा है। आगे जेनी आरडी से थैंक्स बोलती है उसका दोस्त बनने के लिए। साथ ही में वो ये भी कहती है कि रीना ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को जेसिका के हवाले कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि आरडी उसकी बातों पर ध्यान न देकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं रीना को डिनर के टाइम तक लेकर आ जाऊंगा। साथ ही में वो जेनी को अच्छा सा खाना बनाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि वो लोग वापस आने के बाद काफी एंजॉय करेंगे। जिसके बाद वो उड़ता हुआ रीना को बचाने के लिए जाता है तो दूसरी तरफ मॉन्स्टर रीना को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर जेसिका उन दोनों को मॉन्स्टर कह के पुकारती है। अब ऐसा क्यों, वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तो दूसरी तरफ मॉन्स्टर रीना को पास पहुंचने वाला था कि तभी वो लाइटिंग की रफ्तार से खत्म हो जाता है और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि आरडी था। जिसके बाद आरडी सभी को खत्म करने की धमकी देकर एक साथ 9 स्पेल का यूज करके सभी डेमंस को खत्म कर देता है और सिर्फ जेसिका ही बची थी और फिर वो चुटकी बजाती रीना को कैसे आजाद कर देता है। उसके बाद रीना आरडी को कस की गले लगाकर उसे थैंक यू बोलती है। तो दूसरी तरफ जेसिका अलग ही नशे में थी, वो आरडी के पावर को देखकर खुश होती है कि काफी सालों बाद उसको अपनी टक्कर का मिला है। उसकी एविल हंसी देखकर रीना को डर लगने लगता है, पर आरडी उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं सब जल्दी खत्म कर दूंगा। जिस पर जेसिका आरडी को रीना की ट्रू आइडेंटिटी बताते हुए कहती है कि रीना असल में एक मॉन्स्टर है और उसकी रगों में इविल गॉड का खून दौड़ रहा है और गाइस इसी की वजह से जेसिका उसे बड़े से मॉन्स्टर को रीना का ब्लड पिलाना चाहती थी ताकि उसमें भी इविल गॉड का पावर आ जाए और फिर वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। तो दूसरी तरफ हमें मेयर और आरडी के डैड को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मेयर की रगों में भी इविल गॉड का खून दौड़ रहा है
और उन्हें अपनी सच्चाई लोगों से इसलिए छुपाई क्योंकि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो इधर आरडी सब जानते हुए कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीना एविल गॉड हो या फिर लिविंग गॉड की वंशज, मैं सिर्फ जानता हूँ कि उसकी बर्ताव बाकी लोगों से प्रति अच्छा है और वो बाकियों से काफी ज्यादा हिम्मत वाली है, और ये दो चीजें मेरे लिए काफी हैं। और उसे अपना दोस्त मानने के लिए आरडी और भी कुछ कहने वाला था कि तभी जेसिका लाइटनिंग स्पेल का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इससे आरडी को खरोच तक नहीं आती क्योंकि उसके पास जो छड़ी थी वो किसी भी लाइटनिंग मैजिक को रोकने के लिए सक्षम थी, जिसे देखकर जेसिका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, आरडी उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है। लेकिन जब मैजिक का असर कम होता है तो हम देखते हैं कि इससे जेसिका कोई भी एक खरोच नहीं आई होती, यानी कि हमने जितना सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी आरडी अपनी छड़ी से जेसिका के ऊपर अटैक करता है और वो आसमान में काफी दूर जा गिरती है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में यानी ड्रैगन के रूप में ले लेती है, जिसे देखकर आरडी अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बॉल बनाता है ताकि जेसिका के पावरफुल हमले को रोक सके। और ऐसा ही होता है, जेसिका आरडी को अपनी आई असिस्टेंट लिटिया को समन करता है, जो कि एक लड़की के रूप में पहले तो बाहर आती है। उसके बाद आरडी के कहने पर लिटिया काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड में बदल जाती है ताकि आरडी उसके जरिए जेसिका से फाइट कर सके। तो वहीं सब देखकर रीना को यकीन नहीं हो रहा था कि आरडी इतना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद आरडी जेसिका के साथ आसमान में लड़ने लगता है और वो लिटिया से मदद से जेसिका पर हर एक अटैक को टैकल कर पा रहा था, और फिर लिटिया से कहकर जेसिका पे काफी खतरनाक हमला करता है, लेकिन इससे बच जाती है। इसके बाद जेसिका अपनी बातों से आरडी को बहलाने की कोशिश करती है। रीना तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, वो तुम्हें छोड़कर कभी न कभी चली जाएगी क्योंकि इस दुनिया में फ्रेंडशिप लव जैसी कोई चीज की जगह नहीं है। तभी रीना आरडी को आवाज लगाकर कहती है कि अगर तुम हार गए ना तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा करूंगी। जिसे सुनकर आरडी को एहसास होता है कि रीना उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए वो लिटिया से कहकर फिश 2 को एक्टिवेट करवाता है, जिसके कारण आरडी का रूप रंग पूरा चेंज हो जाता है, यानी कि वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके बाद वो मैजिक कैंसलर स्पेल का एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से अगली बार जब जेसिका उस पर अटैक करती है तो वो खुद घायल हो जाती है। आरडी एयरलाइन टेक्निक के कारण जेसिका के सारे मूव्स को मैजिकल स्पेल को बारे में जान चुका था, इसलिए वो अल्टीमेट जीरो स्पेल का एक्टिवेट करता है और वही सेम स्पेल जेसिका भी एक्टिवेट करने लगती है। वही स्पेल पूरा होने के बाद दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन आरडी का स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण जेसिका थर्ड ड्रैगन हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म हो जाता है। इसके बाद लिटिया फिर से एक्टिवेट हो जाती है और इस इंसिडेंट के बाद आरडी और रीना की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो अपनी काफी खतरनाक मैजिकल तलवार को समन करके उसके सामने खड़े एक बड़े से मॉन्स्टर को मार गिराती है। इस लड़की का नाम सिल्फी है। आगे सिल्फी कहती है कि अब मैं लिटिया से कम नहीं हूँ, जिसके बाद उस गुफा से बाहर जाने लगती है। भाई बाहर आने के पर उस आसपास का नजारा देखकर उसे यकीन नहीं होता क्योंकि सिटी काफी बदल चुकी थी। दरअसल गाइस सिल्फी डीमन लॉर्ड यानी आरडी के पिछले जन्म से है और इसलिए वो सिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उसके वक्त में तो एविल गॉड का राज था और सिटी की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। तभी वहां पर एक मिस्ट्री मैन आता है जो सिल्फी को वेलकम करते हुए कहता है कि आखिरकार आप 3000 साल के बाद वापस आ ही गई, जिसे सुनकर सिल्फी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके हिसाब से तो वो गुफा में सिर्फ 3 साल से ट्रेनिंग कर रही है। इस पर मिस्ट्री मैन कहता है कि क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ पर टाइम काफी अलग चलता है, जिस पर सिल्फी कहती है कि ही मुझे तो पता है, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रही थी कि तुम्हें पता है या नहीं। गाइस यहाँ पर सिल्फी का ना काफी बड़ा पॉपट हो गया है क्योंकि उसे सच में इतनी इम्पोर्टेंट बात पता नहीं थी। जिसके बाद मिस्ट्री मैन बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। सिल्फी उसके पीछे जाती है, उसके बारे में पूछती है, जिस पर मिस्ट्री मैन बताता है कि वो डीमन लॉर्ड के लिए काम करता है, लिटिया के लिए भी। अब डीमन लॉर्ड का नाम सुनते ही सेल्फी उससे अच्छा डीमन लॉर्ड तो अब वो क्या करना चाहता है, जिस पर मिस्ट्री मैन बताता है कि डीमन लॉर्ड अब मर चुका है। असल में मरना ये शब्द सही नहीं होगा क्योंकि उसने आरडी के रूप में पुनः जन्म लिया है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें लिटिया की पास्ट के बारे में जानना है तो तुम्हें आरडी से मिलना चाहिए। दरअसल मिस्ट्री मैन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सिल्फी लिटिया को अपनी बड़ी बहन मानती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेडमास्टर आरडी और रीना और जेनी को बात करते हुए देखते हैं। हेडमास्टर उन तीनों को स्कूल के एनुअल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं कि फेस्टिवल के दिन स्कूल के सारे स्टूडेंट अपने अपने स्किल को शोकेस करते हैं, जिन्हें देखने के लिए काफी दूर से विजिटर भी आते हैं।
और इस साल का फेस्टिवल हमारे लिए इतना खास है क्योंकि इस दिन हमारे स्कूल को 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए हेडमास्टर उस दिन थिएटर या प्ले करने का सजेशन देते हैं, जिसे सुनकर रीना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तुरंत प्ले में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। और रीना की खुशी देखकर आरडी और जेनी भी प्ले में परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। तभी हेडमास्टर आरडी को लेटर देते हैं, जो कि असल में धमकी भरा लेटर था कि स्कूल में इस साल एनुअल फेस्टिवल नहीं मनाया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो लेटर ह्यूमन स्किल में लिखा हुआ था, जिसे लार्स एआई गोल्ड नाम के शख्स ने भेजा है। तो वहीं हेडमास्टर को ये बात सता रही थी कि एनुअल फेस्टिवल के दिन अगर अटैक हुआ तो सिर्फ एक आरडी ही है जो सभी को बचा सकता है, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट तो अटैक होते ही कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये बात सुनकर ये तीनों कहते हैं कि आप उसकी चिंता मत करो, हम प्ले को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ पूरे फेस्टिवल पर भी अपनी नज़र बनाए रखेंगे। हेडमास्टर यहाँ पर ये भी कहती है कि हम इस धमकी भरे लेटर को लिखने वाले से लड़ने के लिए टीचर ओलिविया आरडी जैसे पावरफुल बच्चों की टीम बना रही है। तुम लोग भी उसमें शामिल हो जाओ। जिस पर आरडी मान तो जाता है, लेकिन उसे लग रहा था कि ओलिविया उसे फंसाने के लिए जरूर कोई चाल चलेगी। इसके बाद रीना और जेनी डेमन लॉर्ड की कहानी पर प्ले करने का डिसाइड करते हैं और ये सोचकर वे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। उन्हें देखकर आरडी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और अभी सेल्फी आरडी का नाम लेते हुए क्लासरूम में आती है, मानो आरडी ने उसे पैसे उधार लिए रखे हों। और वो आरडी को कंफ्यूज करने की वाली थी कि तभी ओलिविया उसे रोककर कहती है कि ओहो हो, आखिरकार 3000 साल बाद तुम्हारे दर्शन हो ही गए। जिस पर आरडी भी हाँ में सर हिला देता है, जिसे सेल्फी नोटिस कर लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम हो आरडी द डीमन लॉर्ड। जिस पर आरडी मना करने लगता है, लेकिन सिल्फी क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो आरडी से लुटिया और एविल गॉड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर आरडी कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं कोई डीमन लॉर्ड वगैरह नहीं हूँ। तभी अचानक से रीना बीच में आ जाती है और सिल्फी को डांट लगाते हुए कहती है कि तुम ऐसा यहाँ पर आकर आरडी को बारे में कुछ भी बकवास नहीं कर सकती। जिस पर सुनकर सरप्राइजिंगली सिल्फी शांत हो जाती है और रीना से आरडी के साथ उसके कनेक्शन के बारे में पूछती है, जिस पर रीना बताती है कि वो आरडी की काफ़ी अच्छी दोस्त है। जिसे सुनकर सिल्फी रीना को उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहती है। दरअसल सेल्फी रीना में लेटिया की एक झलक को देख रही थी और इसलिए उसे अपने साथ दोस्ती करने के लिए कहती है, मगर रीना साफ साफ मना कर देती है। जिस पर सिल्फी भटक जाती है और आरडी से शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्फी उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, यह साबित करने के लिए कि वो ही डीमन लॉर्ड है। जिस पर ओलिविया भी एग्री करते हुए इन दोनों को तलवारबाजी की फाइट के लिए कहती है। आरडी इसके लिए पहले तो मना करता है, लेकिन जब ओलिविया शक भरी नजरों से देखती है ना, तो फिर वो मान जाता है। लेकिन मन ही मन में उसने सोच लिया था कि फाइट में इस तरीके से हारेगा जिससे उसकी रेपुटेशन भी खराब नहीं होगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो ही डीमन लॉर्ड है। इसके बाद दोनों बैटल ग्राउंड में आ जाती हैं और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि सिल्फी ने सच में 3000 सालों में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है, क्योंकि वो आरडी को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रही थी। तो वहीं आरडी ने तो सोच लिया था कि उसे तो जीतना ही नहीं है, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन बेचारा कितना कंट्रोल करता, सिल्फी के चिढ़ाने पर वो जोश में आ जाता है और जोश में आकर सिल्फी की तलवार तोड़ देता है और सिल्फी ओलिविया को जिसे विनर घोषित करती है, जिसे सुनकर सिल्फी का बेजा भंड हो जाता है, क्योंकि उसकी 3000 साल की ट्रेनिंग जरा भी काम नहीं आई और इसलिए वो अपना सबसे खतरनाक मूव ट्राई करती है, जिसके कारण आसपास का वातावरण डरावना हो जाता है। और वहीं आरडी उसे ये टेक्निक करने का यूज़ करने से मना करता है, लेकिन सिल्फी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके ऊपर अटैक कर देती है। आरडी प्रोटेक्शन वॉल का यूज़ करके उसे बच तो जाता है, मगर स्कूल की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो वहीं आरडी को सही सलामत खड़ा देकर सिल्फी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी लेडी ओलिविया उसे रोककर कहती है कि तुम पहले काफी ज्यादा नुकसान कर चुकी हो और पॉइजनस गैस भी आसपास फैलने लगी है। लेकिन सिल्फी को पता नहीं कौन सी दुनिया में थी, वो अभी भी अपनी गलती नहीं मानती और इसलिए रीना बीच में आ जाती है और उसे डांट लगाते हुए कहती है कि हाँ तुम स्ट्रांग हो, हम मानते हैं, लेकिन गलती करो तुम माफी मांगने की हिम्मत भी होनी चाहिए। रीना की बात सुनकर सिल्फी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि वो रीना को अपनी बड़ी बहन लुटिया समझ रही थी और ये बात आरडी भी काफ़ी अच्छे से समझ जाता है। अब इंसिडेंट के बाद रीना और सिल्फी के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आरडी को देखते हैं फेस्टिवल के दिन क्या क्या करना है उसके बारे में बाकी के स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देता है। यहाँ जेनी सजेस्ट करती है कि उन्हें डीमन लॉर्ड और इवल गॉड के बीच में हुई फाइट पे प्ले करना चाहिए, जिस पर आरडी भी एग्री करता है। तभी उन लोगों को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं
जो कि सेल्फी की थी, उसकी अपर क्लास की स्टूडेंट के साथ फाइट चल रही है। और तो वहीं रीना के पूछने पर सेल्फी बताती है कि अपर क्लास की स्टूडेंट ने उसे भला बुरा कहा, इसलिए उसने उनके साथ लड़ाई की। जिस पर अपर क्लास के स्टूडेंट लोगों को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इस साल एनुअल फेस्टिवल के दिन हम लोग तुम लोगों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग अपर क्लास के जो हैं, साथ ही में वो लोग यहाँ पर आंटी और उसके फ्रेंड को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस पर रीना उन लोगों को जमकर डांट लगाती है, जिस सुनकर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड का रोल आरडी प्ले करने वाला है, लेटिया का रोल रीना प्ले करने वाली और एविल गॉड का रोल सिल्फी करने का डिसाइड करती है, जिसके चलते वो आरडी को अच्छे सबक सिखा पाएंगे। जिसके बाद जेनी मैच कैफे का स्टॉल लगाने का सजेस्ट करती है ताकि उनके पास प्ले करने के लिए इनफ पैसे जमा हो सकें, लेकिन इस काम के लिए उसने लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बोल्ड ड्रेस डिज़ाइन की थी, जिसे देखकर सारी लड़कियां ड्रेस पहनने के लिए मना करती हैं। तभी जेनी उन लोगों को कहती है कि ड्रेस को पहनने के बाद शायद आंटी तुम लोगों से किसी को पसंद कर ले। इसके सुनकर सारी लड़कियां के अरमान जाग जाते हैं और वो बोल्ड ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वहीं ये सब मिस्टीरियस मैन अपने मैजिकल बॉल में देख रहा था। आगे वो आरडी से किसी डार्क सीक्रेट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग आरडी और रीना को दिखाने से होती है। वे लोग स्कूल फेस्टिवल में लगाए हुए स्टॉल को चेकआउट कर रहे थे और ये सब देखकर रीना काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे हमेशा से ऐसा एक एक्सपीरियंस करना था। तो वहीं आरडी मन में कहता है कि हमें एंजॉय तो करना चाहिए, लेकिन हमें धमकी हुई लेटर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जस्ट तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। ये धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो बैंडी लड़की सिल्फी थी। दरअसल उसे वहां पर एक काम कर रही एक स्टॉल की ओनर पर शक था कि वो एक डीमन है, जिस पर वो आदमी रोते हुए मना करता है कि अरे देवी जी मैं डीमन नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ उसकी एक नहीं सुनती और उस पर वार करने वाली थी। लेकिन तभी लेडी ओलिविया आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि ये आदमी कोई डीमन वगैरह नहीं है, मैं इसे काफी अच्छे से जानती हूँ। ये एक रेस्टोरेंट का काम करता है और मुझे इसके हाथ के फ्राइड पोटैटोस काफी पसंद हैं और मैंने इसके नीचे ट्रेनिंग भी की है। जिसे सुनकर आरडी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि लेडी ओलिविया उसकी वन ऑफ द बेस्ट जनरल में से एक है और उसे ऐसे छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। तो वहीं ये सब सुनकर सिल्फी शांत हो जाती है, लेकिन उसकी ऐसी हरकत देखकर लेडी ओलिविया उसे पेट्रोलिंग से निकालकर मेड कैफे जाने के लिए कहती है। हालांकि वो वहां पर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन उदास होकर जाने लगती है। तभी रीना और आरडी की नजर सामने एक पेड़ पर पड़ती है, जिसे देखकर रीना को हमेशा से काफी अजीब महसूस होता है। जिस पर आरडी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि लास्ट स्वॉर्ड किंग ने पेड़ के अंदर कुछ तो काफी मिस्ट्री छुपा रखा है, जिसके बाद रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भी नहीं पता। अब इस पेड़ को बारे में आरडी लेडी ओलिविया से पूछता है, मगर लेडी ओलिविया उसे पेड़ के बारे में बताने की जगह कहती है कि इस पेड़ से रिलेटेड हर एक साल एनुअल फेस्टिवल में एक स्वॉर्ड कंपटीशन होता है, जिसमें एक पार्टिसिपेट करने वाली हूँ मैं। और साथ ही में वो ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम भी कंपटीशन में इनरोल करवा दिया है। जिस पर आरडी मना करता है कि मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन लेडी ओलिविया टीचर होने के नाते उसे पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर देती है और इस पर आरडी बेचारा कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद आरडी जेनी के बनाए हुए मेड कैफे की तरफ जाता है, लेकिन तभी कैफे की दीवार तोड़कर सिल्फी बाहर निकलती है, क्योंकि बदतमीज लड़के ने उसके पिछवाड़े को टच करने की कोशिश की थी और अब सेल्फी उसे सबक सिखाने वाली थी। तभी आरडी बीच में आकर अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर उस लड़के को सबक सिखाता है, साथ ही में कैफे की टूटी दीवार को भी ठीक कर देता है। जिसके बाद जेनी के साथ मेड कैफे की सारी लड़कियां आरडी को अंदर इनवाइट करती हैं उसकी खातिरदारी करने के लिए। बेसिकली वे सब लोग आरडी से फ्रेंडशिप करना चाहते थे, मगर तभी डॉन की एंट्री होती है, यानी कि रीना की, और वो सभी को आरडी से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि आरडी सिर्फ उसका है। अब ये सुनकर जेनी को लगता है कि रीना इन सबसे जेलस हो रही है, और हाँ सच में हो रही है। इसलिए रीना तुरंत मेड कैफे के ऑफिशियल ड्रेस पहनकर आ जाती है और वो मेड की ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जिसके बाद वो सभी लड़कियों को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अकेले ही आरडी को लिए काफी थी। जिसे सुनकर सारी लड़कियां साफ मना कर देती हैं कि काहे भाई हम काहे जाएं, हम भी आरडी से दोस्ती करेंगे। अब उन लोगों के बीच बहस होने लगती है कि तभी स्वॉर्ड कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, इस बार कंपटीशन जीतने वाले को हॉली स्वॉर्ड की फर्स्ट कॉपी से नवाजा जाएगा। जिसे सुनकर सेल्फी को याद आता है कि
होली स्वॉर्ड असल में उसकी बड़ी बहन लिटिया की है। तो वहीं कंपटीशन की बात सुनकर रीना और जेनी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि पिछली बार उनकी फाइट अधूरी रह गई थी जस्ट बिकॉज जेसिका द ड्रैगन की वजह से। तो ये सब सुनकर एक बार फिर से आरडी को कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद सीधे हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रीना, आरडी और लेडी ओलिविया काफी आसानी से फाइनल में पहुंच जाते हैं। और अब अगली बारी थी जेनी की, और उसकी फाइट तगड़ी स्वॉर्ड के साथ होने वाली थी, जिसके सामने बेचारे जेनी टिक नहीं पाती। और ये सब देखकर आरडी चिल्लाते उसे मोटिवेट करता है। और अब आरडी की बात सुनते ही जेनी को तो मोटिवेट आना ही था। जेनी अपनी पूरी ताकत स्वॉर्डमैन पर अटैक करती, जिसके सामने स्वॉर्डमैन टिक नहीं पाता और जेनी जीत जाती है। जिसके बाद हमें जेनी और आरडी को बात करते हुए देखते हमें पता चलता है कि रीना और सिल्फी मेड कैफे में बाकी लड़कियों की मदद करने के लिए गई हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर जेनी और आरडी मिस्टर एंड मिसेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लेकर जाती है। वहां जाने के लिए आरडी पहले तो मना कर रहा था, क्योंकि उसे पेट्रोलिंग करनी थी, लेकिन जब वो देखता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो फिर उसे लगता है कि उसने यहाँ पर आकर अच्छा किया। लेकिन तभी वो स्टूडेंट की भीड़ में स्पेंसर को नोटिस करता है। उसको लगता है कि स्पेंसर यहाँ पर जेनी को तंग करने के लिए आया है, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे देखकर स्पेंसर की फट जाती है। और फटे भी क्यों ना, बेचारे की पिछली बार उसने आरडी की मैजिक पावर जो देख ली थी। आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि आरडी और उसकी फाइट के बाद स्पेंसर ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था, और आज सिर्फ वो यहाँ पर लिली नाम की लड़की को देखने के लिए आया है, ना कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। अरे आरडी भाई, वैलेंटाइन आ रहा है, लड़की का चक्कर है, समझा करो यार। साथ ही में वो रूम में बैठे बैठे मोटा भी हो गया था। इसके बाद जब वो जेनी को स्टेज पर मुस्कुराते हुए देखता है, तब उसे समझ आता है कि जेनी अब काफी ज्यादा बदल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आरडी की वजह से। जिसके बाद स्पेंसर ये भी कहता है कि जेनी की फैमिली हमेशा से उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती आई है, और जेनी भी बचपन से उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, लेकिन वो कभी भी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी। और रही बात मेरे से उसे बुली करने की, वो तो सब मेरी फैमिली की वजह से हुआ था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी अपने से छोटों की ठीक से तरीके से ट्रीट नहीं किया करता था, और उसी का असर मुझ पर भी हुआ। हालांकि अब मुझे उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। साथ ही में यहाँ पर वो आरडी को थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि आज उसी की वजह से उसकी और उसकी जेनी की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। वो इस सब जेनी को मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कह रहा था, जिस पर आरडी उसे जेनी से माफी मांगने के लिए कहता है ताकि उसका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन स्पेंसर मना करते हुए कहता है कि वो अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि वो जेनी को फेस कर सके। जिसके बाद स्पेंसर ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैं अभी खुद को बदल कर रहूंगा। अब इसके थोड़ी देर बाद जेनी और आरडी मिस्टर एंड मिस्टर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं। जेनी उसका साथ देने के लिए आरडी को थैंक्स बोलती है, जिस पर आरडी दीवाने आशिक की तरह उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये कंपटीशन तो तुम्हें जीतना था, तुम हो इतनी सुंदर। साथ ही वो जेनी को ये भी कहता है कि तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि तुम काफी काबिल हो। जिसे सुनकर जेनी के मन में लड्डू फूटने वाला सीन होता है। मन में लड्डू फूटा, एक नहीं बल्कि 4-5, तभी सीन कट होता है और हमें मेड कैफे के बाहर लड़कों की लाइन लगी हुई देखते हैं। दरअसल वे लोग यहाँ पर जेनी का वेट कर रहे थे, क्योंकि कंपटीशन जीतने के बाद जेनी भी अब स्कूल में काफी मशहूर हो गई थी। वहीं मेड कैफे के अंदर काफी सारे कस्टमर आ रहे थे, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ट्रॉफी को देखकर रीना नाराज हो जाती है, क्योंकि वो वहां पर आरडी के साथ जाना चाहती थी। लेकिन रैबिट की स्पीड से जेनी ने उसके हाथ से यह मौका छीन लिया था। जिसके बाद शानदार खबरदार होशियार, क्योंकि अब स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन होने वाला है मिस लेडी ओलिविया द ग्रेट स्वॉर्डमैन और आरडी के बीच में। तो इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, और इस दोनों लेडी ओलिविया एक के बाद एक आरडी पर हमले करते जा रही थी, जिसके कारण आरडी का माथा सटक जाता है। अपना माजी सटक ली, और वे काफी भारी फॉरबिडन मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण लेडी ओलिविया उड़ती हुई काफी दूर जा गिरती है। तो वहीं कंपटीशन मैजिक यूज करने से आरडी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जिसके बाद जेनी और रीना की फाइट होती है। वे दोनों एक दूसरे से एक ही बात करती हैं कि जीतूंगी तो मैं ही, और फिर दोनों की फाइट शुरू होती है। तो वहीं फाइट के दौरान दोनों जोर जोर से एक ही बात कह रहे थे कि वो ही आरडी की दोस्त बनेंगी, जिसे सुनकर आरडी शर्मिंदगी से कहता है कि अरे यार कोई इस मैच को जल्दी से खत्म करो यार। तो वहीं इस तरफ एक फाइनल अटैक के साथ जेनी रीना से हार जाती है। अब मैदान से बाहर आने के बाद रीना जेनी से साफ साफ कह देती है कि मैं कंपटीशन जीत गई हूँ, इसलिए अब तुम आरडी से दूर रहना। जिस पर जेनी कहती है कि एक स्वॉर्ड कंपटीशन से लव का फैसला नहीं किया जा सकता, और इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो दूसरी तरफ इस बार भी ये सब मिस्ट्री मैन देख रहा था। वो मिस्टीरियस तरीके से बोलता है कि एक एक्टर अगर अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर सकता
तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। अब ये बबुआ यहाँ पर क्या बोल गया, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग रीना को दिखाने से होती है, जो कि काफी नर्वस थी। दरअसल थोड़ी देर में इन लोगों का प्ले स्टार्ट होने वाला है और इसलिए रीना थोड़ी नर्वस है। जिसे देखकर आरडी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें ऑडियंस के लिए प्ले नहीं करना, बल्कि इस तरह से प्ले करो कि तुम्हारे दिल को अच्छा लगे। जिस पर रीना हाँ में तो जवाब देती है, लेकिन फिर भी वो बात करने में काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और ये बात हम उसके चेहरे को देखकर साफ साफ बता सकते हैं। जिसके बाद प्ले स्टार्ट होता है। रीना, सिल्फी और आरडी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसे देखकर ऑडियंस में सारी लड़कियां आरडी के नाम के नारे लगाने लगती हैं। तो वहीं इस प्ले की वजह से आरडी को रियल बैटल की याद आती है और फिर हम फ्लैशबैक में रियल डीमन लॉर्ड यानी आरडी को देखते हैं। वो अपनी सेना को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि पहले लिटिया और मैं चार्ज करेंगे, उसके बाद बाकी के सब लोग पीछे से आएंगे। लेकिन तभी सिल्फी भी उन लोग के साथ चलने की जिद करती है, लेकिन लिटिया उसे डांट लगाती हुए चुप कर देती है। तभी इविल किंग अपने महल से बाहर आकर उन लोगों को अगले दिन दोपहर का टाइम देता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तो वहीं रात में सिल्फी आरडी से पास आकर पूछती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं किसी काम की नहीं। जिस पर आरडी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्पेशली लिटिया। अगर तुम्हें न पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि लिटिया तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती है और उसके बाद उसकी पोजीशन के लिए उसने तुम्हें ही चुना है। और उस पर सिल्फी कहती है कि इसलिए तो मैं जितना हो सके उतना लिटिया की हेल्प करने का ट्राई करती हूँ, लेकिन वो हर बार मुझे डांट लगा चुप कर देती है। जिस पर आरडी कहता है कि ऐसा नहीं है, चलो आगे तुम जो चाहो वो कर सकती हो और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा कि लिटिया तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। जिसे सुनकर सिल्फी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो वहीं अगले दिन इविल गॉड उन लोगों को खड़ा देखकर उनकी काफी तारीफ करता है कि वे लोग अभी तक यहाँ से नहीं गए और फिर वहां पर सबसे खतरनाक हमला करने ही वाला था कि तभी उसके पैरों तले कोई स्पेल एक्टिवेट होता है और सेम स्पेल उसके सोल्जर के पैरों तले भी एक्टिवेट होता है। और फिर वहां पर एक के बाद एक काफी सारे धमाके होते हैं, जिससे एविल गॉड का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और लिटिया उसे खत्म कर देती है। आगे हमें पता चलता है कि इस ब्लास्ट के पीछे और कोई नहीं बल्कि सिल्फी है। दरअसल उसने रात में ही पूरे मैदान में ब्लास्ट वाले स्पेल बिछा दिए थे, जिसे देखकर आरडी खुश होता है कि बहुत अच्छा काम किया इस लड़की ने। तो उसके बाद वो सिल्फी से कहता है कि वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें याद तो है ना कि तुमने इस मैदान में स्पेल को कहाँ कहाँ बिछाया था। जिस पर सिल्फी कहती है कि ही नहीं, वो तो मुझे याद नहीं। तो आरडी उसे गुस्से से पूछता है कि पागल लड़की, तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, जिसके बारे में उस पागल लड़की ने सच में सोचा ही नहीं था। और इसलिए आरडी की टीम को भी काफी चोट लगी थी और इसलिए वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तभी सीन कट होता है और हम सिल्वी को रोते हुए देखते हैं, वो वो क्योंकि आरडी ने उसे मौका जो मारा था। अब उन दोनों की बहस चली रही थी कि तभी लिटिया बीच में आकर उन दोनों को शांत करती है और सिल्फी को चीयर अप करते हुए कहती है कि हाँ, सिल्फी की वजह से हम एक काफी इंपॉर्टेंट बैटल जीत गए और इसलिए तुम झगड़ा मत करो और हम एक इंपॉर्टेंट बैटल जीत गए तो उसका मजा उठाओ। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर प्ले खत्म हो चुका था, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। आगे जब सारे लोग बात कर रहे थे कि तभी सिल्फी ऑडियंस में लिटिया को जाते हुए देखती है, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे जाकर उसे आवाज लगाती है। लेकिन वो लिटिया नहीं थी बल्कि और कोई लड़की थी, जिसे देखकर सिल्फी थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे बहन की याद बहुत आ रही थी। तभी यहाँ पर मिस्टी मैन आता है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम आरडी और जेनी को सिल्फी का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी जेनी आरडी से कहती है कि शायद सिल्फी तुम्हें लाइक करने लगी है, क्योंकि प्ले करने के बाद से वो काफी स्ट्रेंथ तरीके से बिहेव कर रही है और मेरे हिसाब से तो वो आज तुम्हें जरूर प्रपोज करेगी। जिस पर आरडी साफ साफ मना कर देता है। तभी सिल्फी वहां पर आती है और आरडी से कहती है कि आज का कंपटीशन मैं ही जीतूंगी और फिर उसके बाद तुम मुझे बड़े से पेड़ के पास मिलना। जिसे सुनकर जेनी एक बार फिर से आरडी से वही बात कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना, वो तुम्हें पेड़ के पास इसलिए बुला रही है क्योंकि वो तुमको प्रपोज करने वाली है। अब अगला और फाइनल मैच सिल्फी और रीना के बीच होता है। रीना कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। तो वहीं कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है और सिल्फी हवा के तेजी से आकर रीना को नॉकआउट कर देती है। ये काफी स्ट्रेंथ था, लेकिन सिल्फी ये कॉम्पिटिशन जीत चुकी थी और ये सीन देखकर आरडी को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि सिल्फी कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी।
इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्फी बड़े से पेड़ के पास होली स्वॉर्ड के साथ आरडी का इंतजार कर रही थी, तो वहीं जेनी और रीना झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रही थी। तभी आरडी सिल्फी से मिलने के लिए वहां पर आता है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि उस बड़े से पेड़ के अंदर स्वॉर्ड किंग ने होली स्वॉर्ड की स्पीड रखी थी, जिसे सिल्फी ये कहकर एक्टिवेट करती है कि आज वो यहाँ पर आरडी को खत्म करके रहेगी। जिसे सुनकर आरडी समझ जाता है कि कंपटीशन में जो होली स्वॉर्ड मिली थी वो कोई फर्स्ट कॉपी ना होकर रियल है और उसी की स्पीड इस बड़े से पेड़ के अंदर थी, जो कि अब आज़ाद हो चुकी है। जिसके बाद सिल्फी अपनी डीमन स्वॉर्ड और स्वॉर्ड स्पीड का समन करती है और फिर वो दोनों स्वॉर्ड का यूज़ करके आरडी पर अटैक करने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर असल में आरडी को मारने के लिए आई थी। लेकिन क्योंकि आरडी सिल्फी को हार्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से उड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्फी भी अब उड़ सकती थी और इसलिए वो उसका पीछा करती है। तो वहीं सब देखकर रीना और जेनी कुछ समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर हम मिस्टी मैन को भी देखते हैं, जो कि इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और तभी फ्लैशबैक में हम मिस्टी मैन और सिल्फी को बात करते हुए देखते हैं और इस दौरान मिस्टी मैन सिल्फी को विजन दिखाता है कि आरडी ने ही लिटिया को खत्म किया था, आरडी ने ही लिटिया को खत्म किया था, तुम जाकर उसे मार दो, तुम जाकर उसे मार दो। और यही विजन देखकर सिल्फी का ब्रेन वॉश हो जाता है और उसे लगता है कि आरडी ने ही लुटिया को मारा है और इसलिए वो आरडी को खत्म करने के इरादे से उसके पीछे पड़ी है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से आरडी पर अटैक करती है और इस बार आरडी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, जिससे सिल्फी को लगता है कि आखिरकार उसने आरडी द डीमन लॉर्ड को खत्म कर डाला। लेकिन बिना लुटिया के उससे सब कुछ सूना सूना लग रहा था और उसे इस दुनिया में नहीं रहना था और इसलिए वो अपनी पूरी खतरनाक डीमन स्वॉर्ड का यूज करके पूरी दुनिया को खत्म करना ही वाली थी। कि तभी रीना उसे रोकने के लिए वहां पर आती है। अब यहाँ पर हमको लगता है कि रीना की तो वो सुन ही लेगी, क्योंकि वो रीना को अपनी बड़ी बहन लिटिया जैसी मानती है। लेकिन सिल्वी उसकी भी एक नहीं सुनती और रीना पर अटैक कर देती है, जिससे रीना प्रोटेक्शन बॉल उसका यूज करके बच जाती है। लेकिन इस बार जेनी सिल्फी पर अटैक करती है, लेकिन सिल्फी उससे बच जाती है और फिर जेनी सिल्फी पर अटैक करने ही वाली थी, उसकी तरफ भागती है, लेकिन सिल्फी एक लात मारकर उसे दूर फेंक देती है। अब ये देखकर रीना सिल्फी को वार्न करती है कि तुम्हें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, वरना मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकती हूँ। लेकिन इससे सिल्फी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रीना को भी मारने की बात करती है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाती, आरडी डीमन लॉर्ड के रूप में आकर सिल्फी को रोकता है। तो वहीं आरडी का डीमन लॉर्ड के रूप में देखकर सिल्फी का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी पूरी दोनों स्वॉर्ड का यूज करके आरडी पर अटैक करने लगती है। इससे आरडी बच तो जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका मैजिक कैंसिलेशन स्पेल सिल्फी पर वर्क नहीं कर रहा और इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से सिल्फी को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि सिल्फी और आरडी दोनों को एक दूसरे पर अटैक करते, लेटी उन दोनों को रोकने के लिए कहती है, जिसकी आवाज सुनकर आरडी और सिल्फी दोनों दंग रह जाते हैं। और तभी एंट्री होती है मिस्ट्री मैन की, जो आती ही सिल्फी को दूर फेंक देता है और इसके कारण उसके हाथों से दोनों स्वॉर्ड नीचे गिर जाती हैं। दरअसल मिस्ट्री मैन रीना का सेक्रीफाइस देकर उनके गोट को रिवाइव करना चाहता था, लेकिन सिल्फी ने रीना को नहीं मारा। और अब ये सुनकर आरडी समझ जाता है कि सिल्फी का ब्रेन वॉश करने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्ट्री मैन है। जिसके बाद मिस्टी मैन कहता है कि मुझे पता है कि मुझे अगर रीना को मारना है ना, तो उससे पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। और फिर वो होली स्वॉर्ड और डीमन स्वॉर्ड लेकर आरडी पर अटैक करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्लो था और आरडी उसका वो हाथ काट देता है, जिसे हाथ से उसने होली स्वॉर्ड पकड़ रखी थी। ये देखकर मिस्टी मैन डीमन स्वॉर्ड का यूज करके आरडी के साथ साथ पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय करने वाला डिसाइड करता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती जैसी थी, डीमन स्वॉर्ड का यूज करते ही उसके करंट का झटका लगता है और वो तलवार वापस सिल्फी के पास आ जाती है। जिस पर आरडी कहता है कि डीमन स्वॉर्ड का कोई भी एरा गैरा यूज नहीं कर सकता और फिर वो डीमन स्वॉर्ड उठाकर एक खतरनाक स्पेल यूज करके मिस्टी मैन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है और बचता है तो सिर्फ उसका मास्क। जिसके बाद लिटिया की स्पीड होली स्वॉर्ड से बाहर निकलकर सिल्फी को बताती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें डीमन लॉर्ड यानी आरडी की कोई कसूर नहीं था। और साथ ही में वो सिल्फी और आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को खुशी से जीने के लिए कहती है। बस इतना कहते ही लिटिया आरडी के स्वॉर्ड में अंदर समा जाती है और फिर गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आपने इस एनीमे के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है, इससे पहले के पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रीना, आरडी और जेनी को अपने क्लासमेट के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। वे लोग कार्ड्स खेल रहे थे, जिसे लगातार रीना जीतती जा रही थी और जेनी बेचारी हारती जा रही थी, जिसमें उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी अचानक से
टाइम फ्रीज होता है मगर अपनी पलटन के लिए फ्रीज नहीं होता। वे लोग काफ़ी आसानी से हिलडुल पा रहे थे, आगे वो कुछ समझ पाते तभी वे लोग एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं और उनकी लैंडिंग ऐसी होती है कि राम 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 राम, क्या बताएं, रहने दो, बहुत ही अश्लील होती है। वे सामने एक छोटे से बच्चे को अपेयर होता है जिसे देखकर आरडी उससे पूछता है कि कौन हो तुम, क्या तुम कोई डीमन हो? जिस पर वो बच्चा कहता है कि डीमन कहना सही नहीं रहेगा, तुम लोग मुझे भगवान समझ सकते हो। जिसे सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं और आरडी कहता है कि चलो, आप हमने माना कि तुम भगवान हो, लेकिन तुम हमसे चाहते क्या हो? जिस पर वो पहला यूनिवर्स के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारी दुनिया जैसी ब्रह्मांड में काफी सारी दुनिया हैं और उन सभी को डीमन लॉर्ड नाम के शख्स से आने वाले समय में खतरा हो सकता है। आरडी मनी मन में सोच रहा था कि क्या पागल आदमी है, मैं तो उसके सामने खड़ा हूँ। तो वही डीमन लॉर्ड का नाम सुनकर आरडी को समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे लिए तो वही डीमन लॉर्ड है। आगे गॉड उन लोगों को डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए कहता है। अब वे लोग इससे पहले कुछ समझ पाते, गॉड उन्हें दूसरी टाइमलाइन में टेलीपोर्ट कर देता है और जब उन लोगों को होश आता है तो वे लोग अपने सामने का नजारा देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर 2 चांद निकले थे। जिसे देखकर आरडी कहता है कि हम लोग जरूर एंशिएंट टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हुए हैं, क्योंकि जहाँ तक उसकी जानकारी है एंशिएंट टाइम में 2 चांद पाए जाते थे और फिर समय के साथ साथ उसमें से ये किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ ही में वो ये भी कहता है कि वे लोग डीमन लॉर्ड यानी किंग बार्बाटोस की किंगडम में खड़े हैं, जिसे सुनकर दोनों लड़की घबरा जाती हैं। मगर आरडी कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, पहले हम किसी तरह से किंग बार्बाटोस का भरोसा जीतेंगे और फिर हम उसके साथ गॉड ने जो हमें बताया है उसे डीमन लॉर्ड को खत्म करने को कहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसे देखकर वो लड़के मान जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को आरडी पर पूरा भरोसा होता है कि सिर्फ वही है एक जो उन लोगों को वापस उनके टाइम में लेकर जा सकता है। तभी उन लोगों को एक लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बड़े से विशाल बिच्छू से डरकर भाग रही थी। जिसे देखकर आरडी कहता है कि मैं ऐसे ही किसी को खतरे में नहीं देख सकता। बस इतना कहते से ही वो उस लड़की की मदद करने के लिए चला जाता है। तो दूसरी तरफ बिच्छू उस पर अटैक करने वाला था कि तभी आरडी अपने खतरनाक स्पेल का यूज करके बिच्छू का कचूमर बना देता है, यानी कि उसको भस्म कर देता है। साथ ही में उससे प्रोटेक्शन बॉल का यूज करके लड़की को बचा लिया था। तभी एंट्री होती है उस वक्त की लेडी ओलिविया की। वो तो आरडी को थैंक्स बोलती है उसके वर्कर की जान बचाने के लिए। जिसके बाद लेडी ओलिविया बेहोश करने वाला स्पेल यूज करती है, जिसके सामने रीना और जेनी टिक नहीं पाती और बेहोश हो जाती हैं। लेकिन आरडी तो आरडी है, वो तो उसके सामने टिक जाता है और उसको बोलता भी है कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से अपने को कुछ नहीं होता मैडम। जिसे देखकर लेडी ओलिविया काफी इम्प्रेस होती है और उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तो वही एसेंट सिटी का नजारा देखकर जेनी और रीना काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सपने में सोचा था कि वे लोग यहाँ पर आ पाएंगे। जिसके बाद लेडी ओलिविया आरडी से बात करने के लिए वहां पर आती है और वो सीधे सीधे मुद्दे पर आकर आरडी को उसकी सेना में शामिल होने के लिए कहती है, क्योंकि आरडी ने बिना स्पेल पढ़े ही सिर्फ अपने हाथों के मूवमेंट से ही उस बड़े बिच्छू को खत्म कर दिया था और ये कोई आसान बात नहीं है। अब इस बात पर आरडी तुरंत मान जाता है, क्योंकि वो लेडी ओलिविया को तुरंत किंग बार्बाटोस से मिल सकता है, लेकिन ज्वाइन करने के लिए उसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जेनी और रीना दोनों उसके साथ ज्वाइन करेंगे, उन दोनों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। जिस पर लेडी ओलिविया एग्री करती है और दूसरी कंडीशन के बारे में पूछती है, जिस पर आरडी बताता है कि वो लोग मैजिकल स्कूल में वेडा के अंदर काम करना चाहते हैं। जिसे सुनकर लेडी ओलिविया चौंक जाती क्यों और कहती है कि तुम जैसे अच्छे टैलेंटेड वेडा के अंदर की काम क्यों करना चाहती हो? जिस पर आरडी कहता है कि देखो मैडम जी, करेंगे तो वेडा के अंदर ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब लेडी ओलिविया आरडी जैसे अच्छे मल्टी टैलेंटेड को हाथ से जाने देना तो नहीं चाहती थी और इसलिए उन लोगों को मैजिकल स्कॉलर को वेडा के अंदर अपॉइंट कर देती है। जिसके बाद हम तीनों को वेडा रिसर्च सेंटर से बाहर देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरडी ने वेडा के अंदर काम करने के लिए इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि वॉर के वक्त वेडा रिसर्च सेंटर से ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं थी। लेकिन तभी वेडा रिसर्च सेंटर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और पत्थरों को चीरते हुए वेडा अपेयर होता है और हमें पता चलता है कि ये ब्लास्ट और कुछ नहीं बल्कि वेडा का सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। तो वहीं वेडा द मैजिकल स्कॉलर को देखकर जेनी और रीना यकीन नहीं होता कि ये वही वेडा है, क्योंकि उनके पास जो लेडी वेडा की फोटो थी वो इस वेडा से तो जरा भी मैच नहीं करती। साथ ही में इस वेडा का वीव है तो कुछ जान ही मजाकिया लग रहा था, मतलब कि वो स्कॉलर तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। जिसके बाद अगले सीन में लेडी वेडा अपने मैजिक का यूज करके रिसर्च सेंटर को एक बार फिर से बना देती है और अंदर आने पर वेडा उन लोगों से पूछती है कि
तुम लोगों ने मेरे अंडर काम करने का डिसाइड क्यों किया, क्योंकि मेरे अंडर तो कोई काम करना नहीं चाहता। जिस पर आर्डी खड़े होकर उसे पूरी बात बताता है और ये जानकर कि वे लोग फ्यूचर से आए लेडी वेडा के तो होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। साथ ही में वो ये बात भी समझ चुकी थी कि उन लोगों ने उसके अंडर काम करने का डिसाइड क्यों किया, क्योंकि वो अपनी मैजिकल रिसर्च के जरिए उन्हें वापस भेज सकती है, लेकिन इसके बदले में से कुछ चाहिए था। जिसके बाद वो बताने वाली थी कि तभी वहां पर सिल्फी आ जाती है और वेडा की पिटाई करने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन वेडा उसके हाथ में नहीं आ रही थी। जिसे देखकर सिल्फी लीडिया को बुलाती है, तो वहीं लीडिया को देखकर आरडी दंग रह जाता है। मैंने जो तुझे देखा, मैंने जो तुझे जाना, क्योंकि पहला प्यार तो आखिर पहला प्यार ही होता है ना भाई साहब। जिसके बाद लेडी वेडा को पकड़कर पीटने लगती है, क्योंकि उसने वेडा से अपने फोर्स में ज्वाइन करने के लिए कुछ लोगों की डिमांड की थी, जिसे वेडा ने पूरा नहीं किया। इसलिए वो वेडा को धमकी देती है कि मैंने जितने भी लोग तुमसे डिमांड किए थे, अब मुझे उससे डबल लोग चाहिए। जिसके बाद वेडा लीडिया को शांत करके अपने हीरोज में से कुछ फोर्स को ज्वाइन करने के लिए कहती है। मगर लीडिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जेनी के खूबसूरत बदन को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। वो जेनी को आज रात उसके घर पर टाइम स्पेंड करने के लिए इनवाइट भी करती है, जिसे सुनकर जेनी लाल पीली होने लगती है। लेकिन लेडी यहीं पर नहीं रुकती, बड़ी हरामी है साली। लेकिन जेनी उसके बदन को पकड़ कर फील करने लगती है। ये सीन तो और नोटी होता, उससे पहले आरडी उन लोगों को अलग कर देता है और जेनी आरडी को थैंक्स बोलती है। तो वहीं लेडी आरडी पर गुस्सा हो जाती है उसके रोमांस में बीच में आने के लिए, जिस पर आरडी कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ ना, वहाँ पर से रोमांस नहीं क्राइम कहते हैं। जिसे सुनकर लेडी और भी गुस्सा हो जाती है और वो आरडी को फाइट के लिए चैलेंज करती है, जिसे आरडी भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद आरडी रीना और जेनी को वहीं रुकने को कहकर लीडिया के साथ बाहर फाइट करने के लिए आता है। फाइट शुरू होने से पहले दोनों एक दूसरे को खुन्नस भरी निगाहों से देखती हैं। जिसके बाद लेडी आरडी पर एक के बाद एक मौकों से हमले करती जा रही थी, लेकिन आरडी भी काफी बहादुरी से उसका सामना करता है। मगर तभी लीडिया चालाकी दिखाते हुए आरडी की आंखों में मट्टी डाल देती है और फिर के आरडी की पूरी तरह 12 बज जाती है, क्योंकि लीडिया इतनी जोर से आरडी के पेट में मुक्का मारती है कि धूम करके कि उसके मुंह से खून निकल जाता है और साथ ही में वो सामने वाली फाड़ी पर जा गिरता है। जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि लेडी ऐसी आरडी का पहला प्यार नहीं थी जनाब। लेकिन आरडी भी कहाँ रुकने वाला था। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके लीडिया पे अटैक करता है, मगर उससे बचकर वो आरडी को पंच मारती है। मगर यहाँ पर आरडी भी ये खतरनाक मूव दिखाते हुए एक जोरदार लाल लीडिया के मुंह पे दे मारता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के चेहरे पे एक साथ मुक्का मारते हैं, जिससे दोनों की हालत पतली हो जाती है। लेकिन वे लोग फिर भी नहीं रुकते। दोपहर में शाम हो जाती है, मगर उन दोनों की फाइट अभी तक चालू थी। लेकिन अब शाम हो जाती है और दोनों भयंकर तरीके से थक चुके थे और दोनों लेटे हुए थे अलग अलग। यहाँ पर लेटे हुए लेडी आरडी से कहती है कि तुम में कुछ तो बात जरूर है। तो वहीं आरडी कहता है कि मैंने जितना सोचा था उससे तुम काफी कमजोर हो चुकी हो, तुमने और ट्रेनिंग की जरूरत है, वरना तुम मार ही जाओगी। तभी हम दोनों के चेहरे को देखते हैं जिनकी 12 बज चुकी थी। जिसके बाद आरडी वहां से उठकर जाने लगता है, मगर तभी लेडी उसे आवाज लगाकर पूछती है कि तुम इतने पावरफुल होने के बावजूद वरना की फौज में ज्वाइन क्यों की। जरूर तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम्हें मेरी फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। तुम जैसे ताकतवर लोगों की फ्रंट लाइन को जाना जरूरत है। जिस पर आरडी मान तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें हम लोगों को किंग बार्बाटो से मिलाना होगा। जिस पर लेटिया मान तो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि तुम्हें पहले किंग का भरोसा जीतना होगा, जिसके बाद तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे लेटिया आरडी के सर को सहलाकर वहां से जाने लगती है, जिसके कारण आरडी एक बार फिर से लेटिया के प्यार में पड़ जाता है। और फिर गाइस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जेनी को नहाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर लीडिया आती है जेनी को परेशान करने के लिए। तो दूसरी तरफ आरडी जब कुछ सोच रहा था, तब लतीमा नाम की लड़की आकर उसे बताती है कि लीडिया ने उन्हें उनका काम खत्म होने तक यहीं पर रुकने के लिए कहा है। साथ ही में उन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि लीडिया को लड़कों से ज्यादा लड़कियां पसंद है। ये तो हमें पहले ही पता चल गई थी। तो वहीं लतीमा के जाने के बाद आरडी मन में सोचता है कि लीडिया उनका कितना ख्याल रख रही है। खामका उसने पिछले जन्म में लीडिया को इतना हर्ट किया, लेकिन तभी उसे जेनी की आवाज आती है, क्योंकि लीडिया उसे काफी परेशान कर रही थी, जिसके कारण एक बार फिर से लीडिया के प्रति उसके विचार बदल जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम जेनी, रीना और आरडी को बैटरफील्ड के केयर सेंटर में देखते हैं। वहां पर रीना को काफी डर लग रहा था कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए, जिस पर आरडी कहता है कि
डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ पर हम है ना वहाँ पर सिर्फ घायल सोल्जर को ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर हमला होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। साथ ही में वह अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल करते हुए मन में कहता है कि लीडिया अपनी फॉरेंसिक के साथ डीमन को ठिकाने को एक एक करके डिस्ट्रॉय करेगी, और जहाँ तक उसे याद है उस बैटल में उनका ज्यादा नुकसान नहीं होता और वे लोग काफी आसानी से जीत भी जाते हैं। तो दूसरी तरफ लीडिया अपने सैनिकों के साथ दुश्मन पर अटैक करती है, जिससे सिल्फिका उस पर काफी बहादुरी से साथ दे रही थी। इधर जब रीना और जेनी सोल्जर को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की बात कर रहे थे, तभी वहां पर जोरदार धमाका होता है, जिसे देखकर आड़े कहता है कि ये जरूर दुश्मनों का काम है और ये हमला किसी छोटे मोटे सैनिक ने नहीं बल्कि एनिमीज के जनरल बुलंग ने किया था। जिसे देखकर रीना और जेनी घबराने लगते हैं, लेकिन आड़ी कहता है कि चिंता मत करो पुत्रियों, हम है ना, तो किस बात का गम है। तो दूसरी तरफ लीडिया सिल्फी के साथ दुश्मनों के अड्डे पे पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि अभी तक उन पर सामने से कोई हमला नहीं हुआ था। तभी वहां पर उनका एक सैनिक आता है और कहता है कि बुलंग ने मेडिकल ट्रीटमेंट और टीम पर अटैक कर दिया है, जिसे सुनकर लीडिया और सिल्फी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बुलंग एक काफी खतरनाक जनरल था। इस तरह बुलंग सारे सैनिकों को चुटकी में खत्म करके आरडी के सामने आता है, उसे खत्म करने के इरादे से। ओ अच्छा, आरडी को खत्म करेगा। आरडी काफी आसानी से अपनी मैजिक का यूज करके उसे खत्म कर देता है। तभी वहां पर लेडी और सिल्फी भी आ जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आरडी ने काफी आसानी से एनिमीज के जनों को खत्म कर दिया, क्योंकि इसे वे पिछले हफ्ते से खत्म करने का ट्राई कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी अचीवमेंट को देखकर लीडिया कहती है किंग बारबडो से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, जिसे सुनकर जेनी और रीना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इतिहास के सबसे मशहूर किंग बारबडो से मिलने वाले थे। तो वहीं किंग का कैसल देखकर रीना और जेनी उसकी काफी तारीफ करती हैं, जिसे सुनकर आरडी का सीना चौड़ा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये कैसल उसी ने तो बनवाया था। लेकिन तभी सिल्फी कहती है कि हाँ, इतना भी अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो लीडिया कैसल है, जिसे सुनकर आरडी मन में कहता है कि बैंडी कहीं की। अब वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अल्वाटो नाम का शख्स अचानक से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन आरडी प्रोटेक्शन बॉल का यूज करके सभी को बचा लेता है। अब ये देखकर अल्वाटो काफी ज्यादा खुश होता है और उन पर अटैक करने के लिए माफी भी मांगता है। दरअसल अल्वाटो ऐसा करके आरडी की काबिलियत चेक कर रहा था कि जो उसने उसके बारे में सुना है वो सच में सच है या नहीं, और आरडी उसके हमले को रोककर उसकी परीक्षा में खरा उतरा। जिसके बाद एंट्री होती है अजीमो सान सेंसा दाना ना 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 किंग बारबाटोस की, जिसे देखकर बेचारी जेनी तो बेहोश हो जाती है। आके किंग अल्वाटो गेस्ट के साथ मस्ती करने के लिए डांट लगाता है और उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर किंग सभी को अपने आलीशान रूम में लेकर आते हैं उन लोगों से बातचीत करने के लिए। तभी सारे नौकर चाकर किंग को घेर कर अपनी सर्विस ऑफर करते हैं, लेकिन किंग को कुछ नहीं करवाना था, इसलिए वो सभी को कहता है तक लिया, यानी सब यहाँ से चले जाओ। तभी दोनों लड़के किंग को डीमन लॉर्ड कहकर उनकी तारीफ करती हैं, जिसे सुनकर किंग उनसे डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, मगर इस पर दोनों लड़कियां कुछ नहीं कह पाती। तो आड़ी कहता है कि इस नाम से पब्लिक आपको पुकारती है, जब हम पोर्ट में थे तब हमने ये नाम सुना था। जिस पर किंग कहता है कि मैंने भी डीमन लॉर्ड के बारे में सुना है। जिस सुनकर आड़ी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके टाइम में कोई और शख्स भी डीमन लॉर्ड के नाम से जाना जाता था। और जब किंग आरडी से पूछता है कि क्या लोग उसे डीमन लॉर्ड कह के पुकार रहे हैं, इस पर आरडी और दोनों लड़कियां माफी मांगते हुए कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, शायद हमसे ही सुनने में कोई गलती हो गई होगी। तभी सीन कट होता है और हम तीनों को बारबडो से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर रीना और जेनी के हिसाब से किंग के अलावा भी कोई और शख्स है जो डीमन लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तब वेडा कहती है कि शायद तुम्हारी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग जिस यूनिवर्स से आए हो उससे हमारे यूनिवर्स से अलग हो, और इसलिए यहाँ पर एक और डीमन लॉर्ड होगा जिसे तुम लोग नहीं जानते। अब ये बात सुनकर आरडी गॉड की बातों में बचाव करता है और उसे हिसाब से रियलाइज होता है कि वे लोग किसी और यूनिवर्स से आए हैं और इस यूनिवर्स में डीमन लॉर्ड किंग ना होकर कोई और शख्स है। जिस पर जेनी कहती है कि शायद उस डीमन लॉर्ड को खत्म करने से हम लोग अपने टाइम में वापस जा सकते हैं, लेकिन वो हमें कहाँ मिलेगा और हम उसे पहचानेंगे कैसे। जिस पर रीना कहती है कि हम लोग किंग की मदद ले सकते हैं, आखिरकार वो भी तो डीमन लॉर्ड को हराना ही चाहते होंगे। जिस पर वेडा उन लोगों को बताती है कि मुझे नहीं लगता किंग तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि 3 साल पहले जब एक शख्स अपेयर हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि वो किसके पीछे है। किंग ने उसे हराने की कोशिश की लेकिन हरा नहीं पाए और सभी को लगता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है।
जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। जिस पर आरडी कहता है कि चाहे कुछ भी हो हमें डीमन किंग को मनाना ही होगा। तभी जेनी सजेस्ट करती है कि उन लोगों को उनकी सिचुएशन के बारे में किंग को सब कुछ बता देना चाहिए, शायद से वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएं। इस पर आरडी भी एग्री करता है, मगर वो कहता है कि किंग को हमारी सच्चाई बताने से पहले हमें उनका भरोसा और ज्यादा जीतना होगा, ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो और उनका भरोसा हम उनके दुश्मनों को हराकर जीत सकते हैं। तभी अचानक से लीडिया वहां पर आकर आरडी को आवाज लगाती है और आरडी समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लीडिया, सिल्फी और आरडी को उनकी सेना के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए देखते हैं। यहाँ पर लीडिया को ये बात खटक रही थी, उसकी एक ही बार कहने से आरडी उनके साथ चलने के लिए तैयार कैसे हो गया, और ये बात उसको समझ जाती है कि वो अपनी पावर का यूज कर किंग को इम्प्रेस करना चाहता है। जिस पर आरडी कुछ बोलता तो नहीं है, वो अभी किसी को अपनी सच्चाई के बारे में नहीं बताना चाहता। आगे जब आरडी लीडिया से पूछता है कि वे लोग किसके साथ फाइट करने के लिए जा रहे हैं, जिस पर लीडिया द कल्ट किंग का नाम बताती, जिसे सुनकर आरडी के होश उड़ जाते हैं और हम उसके चेहरे पर परेशानी साफ देख पाते हैं। तो वहीं सेल्फी के पूछने पर आरडी बताता है कि मैंने उसका नाम सुना है, वो काफी पावरफुल है ना। जिस पर सेल्फी बताती है कि वो पावरफुल नहीं बल्कि बेहद पावरफुल है, डीमंस किंग की पावर रैंकिंग में सबसे टॉप पर आता है। जिसे सुनकर आरडी मनी मन कहता है कि मैं कर्स्ट किंग को कैसे भूल सकता हूँ, उसी की वजह से तो मुझे लीडिया की जान लेनी पड़ी थी। दरअसल गाइस द कर्स्ट किंग ने अपनी पावर का यूज करके लीडिया का ब्रेन वॉश कर दिया था और इसी के चलते आरडी को लीडिया की जान लेनी पड़ी थी। जिसके बाद भी लोग कर्स्ट किंग के महल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर उनका इंतजार कर रहे थे। अब इससे पहले कि सिल्फी उन लोगों को चार्ज कर पाती, आरडी अपनी पावर का यूज करके एक साथ सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर लीडिया उसे पूछती है कि वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, जिस पर आरडी मन में कहता है कि इस बार वो हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देगा, यानी कि वो इस बार कैसे भी करके द कर्स्ट किंग को खत्म कर देगा, ताकि आगे चलकर वो लीडिया का ब्रेन वॉश ना कर पाए। तभी उन लोगों को अंदर से कई सारे लोगों की जलने की आवाज सुनाई देती है। अब जब वे लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर द कर्स्ट किंग के सारे डीमन सोल्जर आग में झुलस रहे थे। ये देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कर्स्ड किंग ने अपने ही डीमन सोल्जर पर अटैक क्यों किया। तभी कर्स्ड किंग का कटा हुआ सर उनके सामने आकर गिरता है और उन लोगों को आंखें एक बार फिर से फटे की फटी रह जाती हैं और वे लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही मेल में से वो शख्स बाहर आता, जिससे कर्स्ड किंग का सर धड़ से अलग कर दिया। जिसे देखकर आरडी से पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर वो शख्स बताता है कि मैं वही हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, द डीमन लॉर्ड, और मैं इस दुनिया को खत्म करने के लिए आया हूँ। साथ ही में वो यहाँ पर किंग बारबटोस के साथ अपनी जंग भी डिक्लेयर करता है, जिसे लीडिया एक्सेप्ट करती है और फिर डीमन लॉर्ड वहां से हवा में गायब हो जाता है। जिसके साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लेडी ओलिविया को दिखाने से होती है, वो किंग बारबटोस और बाकी के लोगों के साथ डीमन लॉर्ड के बारे में बातचीत कर रही थी। तभी दरबार के कुछ लोग कहते हैं कि आरडी, रीना और जेनी दरबार का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिस पर किंग बारबटोस कहते हैं कि ऐसा कैसे, क्योंकि आरडी ने हमारी काफी मदद की है, बल्कि उसने तो जनरल को पकड़वाया है, जिसे हमारी सेना काफी टाइम से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड के हमले की चुनौती को सीरियस लेने को कहता है और ये भी कि उसका हम पर हमला करने से पहले हमें उस पर हमला करना चाहिए, वो भी अपनी पूरी फोर्स के साथ। यानी किंग अपनी सभी जनरल को मैदान में उतरने के लिए कह रहा था। जिसे सुनकर आरडी कहता है कि डीमन लॉर्ड के अनुसार वो अमर है, आप इसके बारे में क्या करोगे। जिस पर किंग कहता है कि मुझे उसका एक सीक्रेट पता है और इसलिए हमें सबसे पहले उसके मेल को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद हमारी जीत पक्की है। अब किंग ने ऐसा क्यों कहा उसके बारे में तो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद अगले सीन में आरडी लतीमा से लीडिया के बारे में पूछता है, जिस पर लतीमा बताती है कि लीडिया अपनी फोर्स को कमांड देने के लिए गई है, क्योंकि उसकी फोर्सेस किंग बारबटोस की फोर्सेस से थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। तो वहीं लतीमा के जाने के बाद आरडी जब आराम करते हुए सोचता है कि मैंने लीडिया को बचा तो लिया, लेकिन अभी डीमन लॉर्ड क्या करेगा। तभी वहां पर डीमन लॉर्ड अपेयर होता है, जिसे देखकर आरडी पूछता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो डीमन लॉर्ड। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुमने भले ही लीडिया को बचा लिया, लेकिन उसका मरना तो तय है, मगर हम लोग उसे बचा सकते हैं। अभी बात सुनकर आरडी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार डीमन लॉर्ड कहना क्या चाहता है। आगे उन दोनों की बातों से हमें समझ पाते हैं कि डीमन लॉर्ड तो काफी अच्छे से पता है कि आरडी ही अभी का किंग बारबटोस है। साथ ही में वो पहेली बुझाता है
जिससे कि वो आरडी से कहता है कि तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ, जिसे सुनकर आरडी का दिमाग हिल जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी डीमन लॉर्ड अपने लोहे तो तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम लोग मिलकर लिडिया को बचा लेंगे। जिस पर आरडी कहता है कि तुम्हें ज्वाइन करने से पहले मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए। पहला कि तुमने इन सब के बारे में किंग बारबाटोस को कुछ बताया है, जिस पर डीमन लॉर्ड ना में जवाब देता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन में आरडी से पूछता है कि तुमने इस टाइम के किंग बारबाटोस के खिलाफ लड़ने का क्यों डिसाइड किया, जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि ये मैंने डिसाइड नहीं किया बल्कि गॉड ने मुझे यहाँ पर भेजा है। और क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि उसने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है? दरअसल गॉड ने डीमन लॉर्ड को यहाँ पर इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए भेजा है। जिसे सुनकर आरडी के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि दुनिया को खत्म करना है और लिडिया को बचाना है, दोनों काफी अलग अलग बातें हैं। फिर गॉड ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा, जिस पर डीमन लॉर्ड ज्यादा कुछ नहीं बताता और आरडी से कहता है कि अगर तुम लिडिया को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, जिस पर आरडी कुछ नहीं कहता। और अब इस कारण से डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि लिडिया को मारने के बाद मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा था, जिसके कारण मैंने अपनी जान लेने की भी कोशिश करी, लेकिन यूनिवर्स को वो मंजूर नहीं था और मेरा आरडी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। पर मैं अभी भी लिडिया को मारने के गम में बाहर नहीं आया हूँ, जिसके बाद लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर भेज दिया और अब मैं लिडिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब इतनी बड़ी स्पीच सुनकर आरडी डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिलाने वाला था कि तभी उसे रीना और जेनी का ख्याल आता है। साथ ही में उसे लिडिया की आवाज भी सुनाई देती है और इसके कारण वो रुक जाता है। अब ये देखकर डीमन लॉर्ड उसे 3 दिन का टाइम देकर और फाइनल बैटल से पहले पहाड़ी के पीछे मिलने को बोलकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे आरडी काफी ज्यादा परेशान होता है। इसके बाद तब लतीमा आरडी को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जा रही थी कि तभी आरडी लतीमा से पूछता है कि अगर तुमसे कहा जाए कि या तुम अपनी जान दो या फिर लिडिया को मार दो तब तुम क्या करोगी, जिस पर लतीमा कहती है कि मैं लिडिया के साथ काफी टाइम से हूँ और उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया है और इसलिए उन्हें बचाने के लिए तो मैं अपनी जान देने में जरा भी पीछे नहीं हटूंगी। इसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता है पर आरडी का मूड ऑफ होता है, जिसे देखकर जेनी और रीना थोड़ी परेशान हो जाती हैं। लेकिन तभी लिडिया आरडी को अपने साथ मार्केट चलने के लिए कहती है, जहाँ पर लिडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और एक खूबसूरत लड़की को रात में अपने घर पर इनवाइट करती है। इसके बाद लिडिया आरडी को भी लड़की के साथ एंजॉय करने के लिए कहती है, जिस पर आरडी साफ साफ मना करता है लिडिया को ये सब करने के लिए, बेवकूफ कहता है, जिसे सुनकर एक बार फिर से दोनों के बीच में डिशम डिशम हो जाती है। तो वहीं एक फाइट खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि लिडिया ने ये सब जानबूझकर किया था आरडी का मूड ठीक करने के लिए, जिसे देखकर आरडी लिडिया से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी चाहने वाले को बचाने का मौका मिले लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें सब कुछ खत्म करना पड़े, क्या तुम करोगी? जिसका जवाब देने के लिए लिडिया आरडी को एक बंजर जगह पर लेकर आती है, जहाँ पर लिडिया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया था। तभी काफी सारे डीमन स्पिरिट बाहर निकलकर लिडिया को कोसने लगती हैं क्योंकि उसने पूरे परिवार एक पूरे गांव को खत्म कर दिया था, जिसे सुनकर आरडी को लिडिया के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। और फिर लिडिया आरडी को बताती है कि कभी यहाँ पर एक काफी बड़ा हंसता खेलता गांव हुआ करता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीमंस रहते थे, मगर एक दिन अचानक से उन लोगों ने इंसानों पर अटैक कर दिया। हालांकि उस दिन से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था और इसके चलते और इंसानों को बचाने के लिए मुझे उन सभी को खत्म करना पड़ा। और इस बात का दुख मुझे आज तक है क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग शामिल थे और इसके कारण मुझे रातों को नींद तक नहीं आती। साथ ही में वो आरडी को बताती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस तरीके से मरना है। वो कहती है कि मैं फाइट करते करते शहीद होना चाहती हूँ। और रही बात तुम्हारे क्वेश्चन की, तो वो बताती है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे बचाने के लिए कोई अपना सेक्रीफाइस दे। जिसे सुनकर बेचारा आरडी कुछ नहीं कह पाता। आगे लिडिया आरडी से प्रॉमिस लेती है कि जब उसका इस दुनिया को छोड़ने का टाइम आएगा तो वो उससे इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसे सुनकर आरडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों वापस लिडिया के घर आते हैं, जिसे देखकर रीना और जेनी गुस्से में कहती है कि हमारी बिना एक सीक्रेट मीटिंग हो रही थी, ये बात तो सही नहीं है। जिस पर लिडिया उन दोनों को खुश करने के लिए गोल्डन कलर का हेयर क्लिप देती है, जिसे देखकर अपनी बच्ची सेल्फी नाराज होती है। तो लिडिया उससे कहती है कि यार नाराज मत हो, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। और फिर लिडिया आरडी को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है। तभी सीन कट होता है
और अगले सीन में हम डीमंस किंग और बार्बाटोस की फाइट को दिखाई जाती है, जहां पर वेडा एक बड़े से रोबोट की मदद से डीमंस को कुचलते जा रही थी। तो वहीं आर्बाटो एक काफी पावरफुल स्पेल का यूज करता है, जिसके कारण उसके अपने सोल्जर भी मारे जाते हैं। लेकिन इससे पहले किंग हेलगेट से ओपन करके सभी को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर किंग को एक बात सता रही थी कि चाहे वो कितनी भी डीमंस को खत्म करे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और उनके पास तो लिमिटेड सोल्जर थे। तो दूसरी तरफ जब लीडिया और सिल्फी फाइट कर रहे थे, तब लीडिया को कुछ महसूस होता है और वो सिल्फी को आगे का संभालने को कहकर वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ आरडी डीमन लॉर्ड से पहाड़ी के पीछे मिलने के लिए जाता है, जहां पर वो डीमन लॉर्ड को साफ साफ मना कर देता है कि वो उसके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसे लीडिया के प्लान के बारे में पता चल गया था। जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो आरडी पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे बचकर आरडी उल्टा उसी पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर डीमन लॉर्ड अपनी मैजिकल आर्मर की वजह से बच जाता है, जिसके बाद आरडी डीमन लॉर्ड को एक कांच की गोले में कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन डीमन लॉर्ड इससे ही बचकर बाहर आ जाता है और फिर वो आरडी से पूछता है कि तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। जिसे सुनकर एकदम से आरडी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। लेकिन क्या, वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग रीना और जेनी को दिखाने से होती है। उन लोगों को काफी बुरा लग रहा था कि वे लोग फाइट में आरडी की मदद नहीं कर पाए, यहीं पर फंसे हुए हैं, और इससे रीना तो कुछ ज्यादा डिप्रेस होने लगती है। तो जेनी जैसे तैसे करके उसको मोटिवेट करती है। अब वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर लतीमा आती है और उसका सीरियस चेहरा देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि जरूर कुछ तो बात है। जिस पर लतीमा कहती है कि आरडी ने आप दोनों को बैटलफील्ड में उसके पास बुलाया है। जिसे सुनकर दोनों लड़कियां काफी खुश होती हैं। तभी सीन कट होता है और हम रीना और जेनी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। और इस दौरान वे लोग लतीमा से सब कुछ बताने के लिए कहते हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो लातिमा उन दोनों को बताती है कि आरडी ने मुझे तुम दोनों को तुरंत डीमन लॉर्ड के महल पर ले जाने के लिए कहा है, क्योंकि आरडी के अनुसार डीमन लॉर्ड ने सोल सेपरेशन टेक्निक का यूज करके अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से अलग कर लिया है। दरअसल अगर हमें किसी इंसान को खत्म करना हो, हमें उसकी बॉडी और आत्मा दोनों पर अटैक करना होता है। और इस केस में क्योंकि डीमन लॉर्ड ने अपनी आत्मा बॉडी से अलग कर ली है, तो वो प्रैक्टिकली अमर हो गया है। आगे लतीमा बताती है कि आरडी के हिसाब से इस टेक्निक में दो प्रॉब्लम है। पहला तो ये कि जहाँ पर आत्मा को सील करके रखा गया है वो जगह बॉडी से ज्यादा दूर नहीं रख सकते, और दूसरा अगर हमने उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जहाँ पर आत्मा को सील करके रखा है, तो उस टेक्निक का यूज करने वाला शख्स अमर नहीं रहेगा। और इस केस में आरडी के अनुसार डीमन लॉर्ड ने जरूर अपनी आत्मा को महल में ही कहीं छुपा रखा है। जिससे उनका वो दोनों लड़के समझ जाते हैं कि उन दोनों को डीमन लॉर्ड की आत्मा वाली जगह को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना है। आगे लातिमा ये भी बताती है कि आरडी ने सीक्रेट पेसेज डिस्कवर किया है जो सीधे महल के अंदर जाता है। हम लोग उसी पेसेज के अंदर जाएंगे। लेकिन रीना को थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि उसके लिए काफी बड़ा काम होता है। तभी जेन उसकी बॉडी को टच करते हुए कहती है कि अगर ये बात आरडी को पता चल गई कि वक्त आने पर तुम कमजोर पड़ गई तो उसे कैसा लगेगा। जिसे सुनकर जेने जोश में आ जाती है। फिर वो दोनों लड़कियां डीमन लॉर्ड की आत्मा वाली जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ती हैं, मगर तभी उन दोनों पर डीमंस हमला करते हैं, जिससे हम लतीमा उन दोनों को बचा लेती है। और फिर वो दोनों को आगे जाकर आत्मा को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है, और फिर वो यहीं पर रुककर डीमंस का सामना करेगी। जिससे थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियों क्रिस्टल तक पहुंच जाती हैं, जिसमें डीमन लॉर्ड ने अपनी आत्मा को सील करके रखा हुआ है। अब वे आगे दोनों क्रिस्टल को खत्म करने वाली थी कि तभी उनके पैरों तले कोई स्पेल एक्टिवेट होता है, जिसके चलते वो एक लड़की खम्भे पे बन जाती है। और उन दोनों को ट्रैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि लातिमाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड अपने मैजिक के जरिए आरडी को ये सब दिखा रहा था। साथ ही में एक बार फिर से आरडी को उसके साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है अगर वो इन दोनों लड़कियों को जिंदा देखना चाहता है। तो जिस पर आरडी थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन वो जल्दी से फिगर आउट कर लेता है कि डीमन लॉर्ड कभी भी रीना और जेनी को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यार ठीक आरडी की तरह ही उसने भी अपना काफी सारा टाइम दोनों लड़कियों के साथ स्पेंड किया है। जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा आता है और आरडी से कहता है कि भले ही मैं दोनों लड़कियों को हट ना करूं, लेकिन कुछ टाइम में किंग बार्बाटोस की सेना महल में पहुंचने वाली है और वे लोग जेनी और रीना के साथ क्या करेंगे उसका मैं कुछ नहीं कह सकता।
जिसे सुनकर आरडी एक बार फिर परेशान हो जाता है। साथ ही वो ये बात भी समझ चुका था कि ये सब स्टार्टिंग से डीमन लॉर्ड का प्लान का हिस्सा है। उसे यहाँ पर बुलाना, क्रिस्टल को मेल में ही छोड़ना ताकि जेनी और रीना उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजें, जिस पर डीमन लॉर्ड एग्री भी करता है और एक बार फिर से कहता है कि अगर तुम दोनों लड़कियों को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ ज्वाइन कर लो। दूसरी तरफ लतीमा, जेनी और रीना को पता चलता है कि उसने डीमन लॉर्ड को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि वो लीडिया को बचाना चाहती थी। जैसा कि उसने पिछले एपिसोड में कहा था कि वो लीडिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और वो कुछ भी उसने आज कर दिखाया। लेकिन यहाँ पर जेनी और रीना को से एक कदम आगे निकलती हैं क्योंकि वे लोग सर्कल स्पीड का यूज करके अपने आप को छुड़ा लेती हैं, मगर इससे लतीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बचाव में कई सारे डीमंस को समन कर लेती है। आगे उनसे लड़ने के लिए रीना और जेनी तैयारी कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर लीडिया आ जाती है और जब उसने पूछा कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची तो वो बताती है कि उसने उन दोनों की लोकेशन हेयरपिन से ट्रैक करी है जो उसने उन्हें गिफ्ट करी थी। साथ ही में उसे यहाँ पर लतीमा की गद्दारी के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो बेचारी तो ये सब अपने मॉन्स्टर को बचाने के लिए कर रही थी। इसके बाद लीडिया सभी डीमंस को एक एक करके खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, वो उस क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जिसमें डीमन लॉर्ड की आत्मा कैद थी, जिसके कारण डीमन लॉर्ड को एक बड़ा सा झटका लगता है और सेम शौक दूसरी तरफ किंग बारबाटोस को भी लगता है। तो इस तरफ डीमन लॉर्ड एक बार फिर से आरडी को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। अभी खूसरते को समझ में नहीं आ रही कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, जिस पर आरडी एक बार फिर से साफ साफ मना कर देता है। जिसके साथ ही वो डीमन लॉर्ड से पूछता है कि क्या तुम ये सब सिर्फ लीडिया को बचाने के लिए कर रहे हो या फिर बात कुछ और भी है। जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड की आंखें बड़ी हो जाती हैं, यानी कि जरूर कोई और बात है। जिसे देखकर आरडी एकदम सटीक अंदाजा लगाता है कि डीमन लॉर्ड ये सब उस गिल्ड से बचने के लिए कर रहा है जो कि लीडिया को मारकर उससे हुआ था, जिस पर ना चाहते हुए भी डीमन लॉर्ड एग्री करता है। साथ ही वो ये बात भी समझ चुका था कि अब आरडी उसके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। जिसके बाद दोनों अपने डीमन लॉर्ड के फॉर्म में अपेयर होते हैं क्योंकि अब दोनों के बीच में डिंग डांग डिंग घमासान और खतरनाक फाइट होने वाली है। और इस फाइट के दौरान एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि किंग बारबाटोस ने एक बड़ा डेमंस के साथ अपनी जमीन शेयर करने का डिसाइड किया था और ये बात लीडिया को जरा भी पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इंसान और डीमंस एक साथ एक ही जमीन पर रहें और इसके कारण दोनों के बीच में काफी बड़ी बहस होती है। और इसमें किंग कहता है कि अगर तुम्हें अपनी सेना के साथ जाकर लड़ना है तो लड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जिसे सुनकर बेचारी लीडिया उदास होकर वहां से चली जाती है। उसकी उदासी भरे चेहरे को देखकर किंग बारबाटोस को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो भी क्या करे, अब उसने पहले ऑर्डर दे दिए थे। गाइस, यहाँ पर उसी जमीन की बात चल रही है जहाँ पर लीडिया ने पूरे गाँव को खत्म कर दिया था, जिसके बारे में उसने पिछले एपिसोड में आरडी को बताया था। तो वहीं प्रेजेंट में अभी भी आरडी और डीमन लॉर्ड की लड़ाई चालू थी और इस दौरान हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा भरा था क्योंकि पिछली लाइफ में उसने लीडिया को मारा था। तो वहीं इस गुस्से के चलते वो अपनी हीरो आरडी पे भारी पड़ने लगता है और आरडी को जान से मारने वाला था कि तभी लीडिया अपेयर होती है जिसे नई डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड पकड़ा हुआ था। जिसे देखकर आरडी को एहसास होता है कि अगर वो डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड को खत्म कर देगा तो डीमन लॉर्ड भी खत्म हो सकता है। इसलिए वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करता है। उसका ये अंदाजा काफी ज्यादा सही निकलता है क्योंकि डीमन लॉर्ड अब काफी वीक होकर अपने घुटनों पे गिर चुका था, लेकिन अभी भी लीडिया को बचाने की उसकी इच्छा नहीं गई थी। वो एक बार फिर से आरडी को बहलाने के लिए उसे लीडिया के साथ गुजारे हुए पलों को याद करने के लिए कहता है कि याद करो वो पल, उन पलों को याद करके भी तुम लीडिया को नहीं बचाना चाहते। और हम देखते हैं कि उसने सच में लीडिया के साथ पास्ट में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, मगर इससे आरडी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लीडिया के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है कि वो चैंपियन के रूप में इस दुनिया को छोड़ना चाहती है। लेकिन तो डीमन लॉर्ड एक ही राग लापता है कि उसे लीडिया को बचाना ही होगा, जिसे सुनकर आरडी उस पर अटैक करके हमेशा हमेशा के लिए उसे खत्म कर देता है। तो वहीं धरती लोग छोड़ने से पहले डीमन लॉर्ड आरडी से कहता है कि तुम अपने किए पर जरूर पछताओगे और फ्यूचर में तुम्हें अपने हाथों से लीडिया को मारना होगा। जिसके बाद डीमन लॉर्ड हवा में गायब हो जाता है और यहाँ पर साथ ही में आरडी और जेनी और रीना भी गायब होने लगती हैं, यानी कि वो वापस अपने टाइम में जा रहे हैं। और इसके बारे में लीडिया को भी पहले से पता था कि वे लोग फ्यूचर से आए हैं। वहीं जाने से पहले लीडिया दोनों लड़कियों से पूछती है कि क्या फ्यूचर की लाइफ पीसफुल है या फिर नहीं, जिस पर लीडिया पहले तो कुछ नहीं कहती लेकिन बाद में खुश होती है बताती है कि फ्यूचर की लाइफ काफी ज्यादा पीसफुल है, जैसा आपने सोचा था कि ठीक वैसे ही बिना डीमंस की। जिसे सुनकर लीडिया काफी ज्यादा सुकून मिलता है। जाते जाते वो दोनों को उसका एक मैसेज आरडी तक पहुंचाने के लिए कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ किंग बारबाटोस को पता चलता है कि डीमन लॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया है और ये सब सुनकर उसे अंदाजा हो गया था कि ये सब आरडी, जेनी और रीना का किया हुआ है
और ये सब होने के बाद वहाँ पर प्रजा के सामने जंग खत्म होने का ऐलान करता है, जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ आर्डी एक बार फिर गॉड से मिलता है और पूछता है कि आखिर तुम क्या चीज हो, जिस पर गॉड कहते हैं कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। लेकिन आर्डी कहता है कि भले तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूंगा। और गॉड भी ये सेम बात करते हैं, जिसके बाद ये तीनों वापस अपने टाइम में टेलीपोर्ट होते हैं। यहाँ पर ये सभी घोड़ा गाड़ी के बैक सीट पर सो रहे थे, जबकि ये लोग लिटरली पास्ट को चेंज कर आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसी जगह पर आए हैं जहाँ पर लेडिया ने पूरे गांव को डिस्ट्रॉय किया था। जिसके बाद जेनी आर्डी को वो बताती है कि जो लेडिया ने उसे बताने के लिए कहा था। लेडिया आर्डी से कहती है कि कुछ भी हो जाए हम हमेशा दोस्त रहेंगे। यानी कि लीडिया को यह अंदाजा हो गया था कि आर्डी और कोई नहीं बल्कि किंग बार्बाटोस का पुनर्जन्म है। साथ ही में लीडिया की स्पीड आर्डी को आगे जाकर खुशी से जीने की पुश करती है। और फिर गाइस इसी के साथ द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड रिबॉर्न एज द टिपिकल नोबडी का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं एक न्यू सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।